गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? एक बार प्लीज मैसेज करके बताइएगा चैट में अगर मेरी कैमरा साफ दिख रहा है। गुड इवनिंग मोहित जी। मेरी स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज आ रही है। तीनों चीजें ओके हैं तो एक बार बताइएगा। गुड इवनिंग रोहित सर। गुड इवनिंग जय गोयल जी, हृदय चंद्र। सब ठीक है, ऑल राइट। अभी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ क्लास में लोगों ने अपने कैमराज ऑन करना बिल्कुल बंद कर दिया है। वो थोड़ा लेट के जो क्लासेस लेने का मजा है। मैं तो पहले कंपलसरी किया करता था अपनी क्लासेस में ना कि जब मैं बैठा हूँ तमीज के साथ क्लास अटेंड करने के लिए, तो आप लोगों को भी टेबल पे बैठ के आराम से पढ़ाई करना चाहिए। और गुड इवनिंग औरंगजेब जी। औरंगजेब जी ने भी पहले एक दो दिन कैमरा ऑन किया, अभी एकदम बंद कर दिया है। नीरज जी बोल रहे हैं हेलो सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हितेंद्र जी गुड इवनिंग। और राइट, थोड़ा सा टाइम और लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे जहां हमने कल क्लास स्टॉप किया था। आंचल प्रजापति गुड इवनिंग। कैमरा इज नॉट गुड सर। गुड इवनिंग। देखिए मेरा कैमरा वैसे भी अब शायद इतना मैटर नहीं करता, आप स्क्रीन शेयर बताइए वो ठीक से हो रहा है या नहीं। ऑल ओके। अरे यार कुछ लोग शायद बोल रहे थे आज मैच भी तो था, है ना? चलो शायद हो रहा होगा मैच भी। पर अच्छा है, इतने सारे लोग क्लास के लिए आए हैं तो। अच्छा, आप बोल रहे हैं आपका कैमरा अच्छा नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? यस सर, एवरीथिंग इज ओके। ऑल राइट। आंचल जी, यस प्लीज बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आंचल जी। सर ये मेरा एमसी काइंडली में एज अ बैक एंड इंटरव्यू है तो थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, क्या क्या पढ़ना चाहिए या मतलब। आंचल जी, जो भी इस तरह का पर्सनल सवाल है वो आप अपने मेंटर को बोलिए या मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप कीजिए, है ना? वो हम क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे। आप सब बच्चों के पास मेरा नंबर है, जो भी मेंबर्स हैं सबके पास मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपने मेंटर से पूछिए, हम आपका डाउट वहां अलग से रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, साइड में मोहित जी बोल रहे हैं मैच भी चला रखा है, डिले ड्यू टू रेन। अच्छा। हेलो। जी मनोज जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं बोल रहा सर, मैं बैकएंड में मैं सर पढ़ा हूँ तो सर उससे थोड़ा डाउट रहता तो सर मैं अपने मेंटर से पूछ सकता हूँ, अभी बात कर सकता हूँ इस। देखिए कोशिश कीजिए मनोज जी, अभी जब हम बैकएंड पे पहुंचेंगे आप तब वो डाउट पूछेगा, क्योंकि अभी मेंटर भी उस चीज पर रैम्ड अप नहीं होंगे। आप पोर्टल पे फिर भी पूछ सकते हैं, आपके जो साथी हैं या हमारे मेंटर अगर उसमें टाइम निकलता है तो हम उसको आंसर करेंगे। बट हमारी प्रायोरिटी जनरली उन क्वेरीज की रहती है जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हम पढ़ा चुके हैं, है ना? तो ऐसा ओके नहीं कि सर। आप पूछ नहीं सकते, बट आप कोशिश कीजिए पोर्टल पे पूछिए। हमारी टीम भी और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। फाइनली मुझे औरंगजेब जी की शक्ल आज दोबारा दिख गई, पहले दिन के बाद। जी मुकरम। एंड अगर मैं किसी का नाम कभी ठीक प्रोनाउंस ना करूं तो प्लीज मुझे पहली बार में करेक्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं गलती नहीं करूंगा। मुकरम जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सर, प्रशांत सर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार आप है ना रियल वर्ल्ड में काम कैसे होता है, यूएक्स वाई वाला क्या करता है, यूआई क्या होता है, फ्रंट एंड में काम कैसे होता है, फिर बैक एंड में एक स्क्रैच से एप्लीकेशन कैसे बनती है रियल कंपनीज में, एक एक दिन के लिए 10 मिनट के लिए सर वो भी कर दें। हम एक काम करेंगे, उसके लिए कोई गेस्ट लेक्चर कराते हैं, है ना? इंडस्ट्री से किसी को बुला करके किसी अच्छी कंपनी से उनसे आप इस टॉपिक पर एक गेस्ट लेक्चर रख लेंगे किसी वीकेंड पर। और वो एक बार प्रेजेंट भी करेंगे और उसके बाद आप उनसे सवाल भी पूछेगा। ऑल राइट। आई थिंक काफी टाइम हो गया है, अब अपना क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम यही रेडियो बटन हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे। ऑलमोस्ट क्या, रेडियो बटन हम पूरा खत्म कर चुके थे। रेडियो बटन के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो रेडियो बटन हमने समझ लिया था, इनपुट्स के हम अलग अलग तरह के टाइप्स देख रहे थे। और रेडियो बटन में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या देखी थी। तो ये एचटीएमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियो बटन थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ दोबारा रेडियो बटन से शुरू कर रहा हूँ। एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, कल हमने क्या क्या देखा था। पहली बात तो हमको, माफ कीजिएगा, पहली बात तो हमने ये देखा था कि हमको मल्टीपल जब रेडियो बटन्स हैं तो उनको ग्रुप कैसे करना है। ग्रुप कैसे किया था हमने? नेम से, कि अगर उनका नाम सेम होगा तो क्या होगा, वो सब ग्रुप हो जाएंगे, एक वैल्यू उनकी आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा था लेबल कैसे डिफाइन करना है, और लेबल की हेल्प से क्या होगा, जब आप क्लिक कर रहे होंगे लेबल पे भी तो भी क्या होगा, जो रेडियो बटन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और इनपुट टाइप हमने डिफाइन कर लिया, और वैल्यू उसकी कैसे डिफाइन करेंगे, जो कि जब फॉर्म क्लिक होगा यानी सबमिट बटन क्लिक होगा तो वो जाएगी। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको यहाँ पर समझनी है। मुकरम जी, मैं मान के चल रहा हूँ आपका डाउट रिजॉल्व हो गया है। अगर रिजॉल्व हो गया तो प्लीज हैंड नीचे कर लीजिएगा, अगर अदरवाइज डाउट है तो पूछ सकते हैं।
तो ये दोनों तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं रेडियो बटन में, जो हम यहाँ पर बेसिकली देख चुके हैं। अब रेडियो बटन का ही एक दूसरा भाई है जिसका नाम है चेकबॉक्स, और ये आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते होंगे। रेडियो बटन शायद थोड़ा कम यूज होता है, बट चेकबॉक्स जनरली ज्यादा यूज होता है। एक बार यूजेज भी आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ पर क्या यूज होना है। जी अशोक जी बताइए। अरे सर वो मैं चेक कर रहा था कि हैंड रेज कैसे होता है, इसकी वजह से वो हो गया हैंड रेज। कोई बात वो नहीं, मैं कोई बात नहीं, ढूंढ चलिए अब रहा था आपको आ कैसे गया। होता है। सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो देखिए मैं बता रहा था रेडियो बटन आप कब यूज करते हैं। रेडियो बटन के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देखते हैं कि जब भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उनमें से सिर्फ एक करेक्ट हो सकता है, तो वहां पर आप लगाते हैं रेडियो बटन। यानी जैसे हमने बात की थी, मेल है, फीमेल है, अदर है, यानी इन सब में से सिर्फ एक जेंडर हो सकता है। या मान लीजिए बहुत जगह जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं, कोई आप स्कूल में है तो कोई पूछ सकता है आप कौन से स्टैंडर्ड में है, कौन सी क्लास में है, तो वहां भी क्या होगा, अगर 1 से लेकर 10 तक भी बटन हैं तो आप वहां से उनमें से क्या सेलेक्ट कर रहे होंगे, सिर्फ एक चीज सेलेक्ट कर रहे होंगे। बट चेक बॉक्सेस में क्या है, चेक बॉक्सेस में आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए जब आप स्विगी पे से खाना ऑर्डर करते हैं तो आखिर में पूछ लेता है कि चटनी में भेजूं क्या, मैं जो बर्तन है वो भेजूं क्या, अलग से आपको कुछ और चाहिए क्या, सॉस का पैकेट चाहिए क्या। तो उसमें क्या आप सब में चेक कर सकते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और हो सकता है आप उसमें से कुछ भी ना करें कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं, वहां पे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि सिर्फ एक करेक्ट नहीं होगा, मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो वहां पर भी रेडियो बटन की जगह कौन रिप्लेस करेगा, उसी का दूसरा भाई जिसका नाम है चेकबॉक्स। अब देखिए हो चेकबॉक्स में भी यही रहा है, नाम चेकबॉक्स में भी सबका सेम है। अगर आप चाहते हैं उनकी वैल्यू कंबाइन होकर जाए, यानी अगर अलग अलग चीज के लिए चेकबॉक्स हैं तो आप उनको कंबाइन नहीं करेंगे, वो अलग अलग चीज के लिए या तो यस या नो आपके लिए आंसर कर रहे हैं। बट अगर मान लीजिए मैंने बोला, मैं एक मान लीजिए जैसे फ्रूट की बहुत सारी दुकानें होती है ना, फ्रूट कॉर्नर्स होते हैं, मैं एक फ्रूट कॉर्नर चलाता हूँ और मैंने एक ऐप बाहर लगाया हुआ है कि आप अपना ऑर्डर ऐप पर कर दीजिए और मैं उसके बाद आपका ऑर्डर बना दूंगा। तो मान लीजिए बाहर ये बना हुआ है कि आपको कौन कौन से फ्रूट्स चाहिए अपनी मिक्स फ्रूट की प्लेट में। तो अब यहाँ क्या होगा, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ मुझे सिर्फ एप्पल चाहिए, ऐसा भी ठीक है। अगर मैं दो चेक करना चाहूँ तो मैं एप्पल बनाना दोनों चेक कर सकता हूँ, मैं एप्पल बनाना चेरी तीनों चेक कर सकता हूँ, और भी हो सकता है यहाँ 10 फ्रूट्स की लिस्ट हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि सबकी सब वैल्यूज रिप्रेजेंट एक ही फाइनल को करती हैं कि क्या उसका, मान लीजिए मैं नाम रखूंगा, जो यहाँ पर हम दे रहे थे बेसिकली नेम जो रखेंगे वो क्या है, फ्रूट्स दैट आर रिक्वायर्ड, या मान लो फ्रूट्स, है ना। तो यहाँ पर फिर वैल्यूज कैसे जाती हैं, ये जाती हैं कॉमा सेपरेटेड। तो क्या होगा, एप्पल, अगर मान लीजिए आप यूजर ने दो सेलेक्ट कर लिया, एप्पल और बनाना, तो जब फॉर्म इसकी वैल्यू बना रहा होगा तो क्या करेगा, फ्रूट्स के लिए वैल्यू भेज देगा एप्पल कॉमा बनाना। और आपको ये बेसिकली जब सर्वर पर जाएगी वैल्यू, तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं इसमें से कॉमा हटा दूं और बेसिकली दोनों वैल्यूज को यूज कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, लेबल भी रहेगा। अगर अगर आप लेबल पर फॉर लगा देंगे आईडी के लिए, तो लेबल पर जब क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ पर चेक अनचेक हो जाएगा। इनपुट बेसिकली टाइप हम बस यहाँ पर चेकबॉक्स देंगे। आईडी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि आपको लेबल लगाना है। वैल्यू वो होगी जो फाइनल फॉर्म में जा रही है, और कंबाइन हम करेंगे इनको नेम के नंबर। तो एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं, माफ कीजिएगा। तो एक बार हम इसको चलाकर देख लेते हैं। हम आ जाते हैं, कहाँ पर थे हम थे क्लास नंबर 8 में, फॉर्म के अंदर, है ना। और आई थिंक ये टेबल वाला खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। फॉर्म के अंदर हम थे, है ना। तो देखिए यहाँ मेल फीमेल वाला हम बना चुके थे, इसके नीचे अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए फ्रूट वाला हम, जो हमारा ऑप्शन है वो हम बनाना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिर्फ BR PR कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा गैप बन जाए। अब इसके बाद हम बनाएंगे फ्रूट्स के लिए चेक बॉक्सेस। तो क्या करेंगे, इनपुट, है ना, थोड़ा सा यहाँ मैं गैप बना देता हूँ ऊपर नीचे में ताकि आपको क्लियर दिखे, और यहाँ इसको बड़ा कर लेते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बनाएंगे इनपुट, टाइप क्या होगा यहाँ पर, टाइप होगा चेकबॉक्स, है ना। देखिए जैसे ही मैंने ये बनाया, यहाँ एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स वाला दिखने लगा है। इसके लिए मुझे एक लेबल भी लगाना है, तो उससे पहले एक लेबल बना लेते हैं। इनपुट से पहले मैंने लिख लिया लेबल, और लेबल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, फॉर में बाद में लिख लेता हूँ। मान लीजिए जो हमने एग्जाम्पल लिया है एप्पल, है ना, तो एप्पल आ गया, मेरा लेबल आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर चेकबॉक्स के अंदर होगी कोई वैल्यू, है ना। वैल्यू मान लीजिए इसकी क्या है, मैं एप्पल स्मॉल में यहाँ से भेजना चाहता हूँ, और मैं इसका नाम रख देता हूँ क्या, फ्रूट्स। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं एप्पल को क्लिक कर रहा हूं तो एप्पल क्लिक हो गया, है ना। बट अगर मैं एप्पल जो टेक्स्ट लिखा है वहां पर दबाऊं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसे होगा, अभी मैंने लेबल को कनेक्ट नहीं किया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ एक आईडी भी डिफाइन करनी होगी इनपुट में। मान लीजिए टाइप जनरली सबसे पहले छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे एक आईडी, और आईडी भी मान लीजिए मैंने दे दी एप्पल, है ना। और उसमें हम क्या करेंगे, फॉर के अंदर, लेबल में फॉर के अंदर भी जाकर दे देंगे एप्पल। अब ये क्या हुआ, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, इनपुट एंड लेबल। तो मैं यहाँ क्लिक करूं तो ये तो चल ही रहा है, मैं एप्पल पर क्लिक करूंगा देखिए तो भी ये चेक और अनचेक हो रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि आप जिस लेबल पर क्लिक कर रहे हैं
उससे जो रिलेटेड चेक बॉक्स है वो मेरा कौन सा है ना। तो मैं एप्पल यहाँ दबा रहा हूँ तो एप्पल बेसिकली चेक अनचेक यहाँ पर हो रहा है। अभी हमको क्या देखना है, मल्टीपल कैसे बनाने हैं। तो ये तो हो गया एप्पल। अभी अगर मुझे और बनाने हैं तो मैं क्या बना सकता हूँ, मान लीजिए एप्पल के साथ मैं बना लेता हूँ मैंगो। मैंगो का बड़ा सीजन चल रहा है। एंड अगला नाम हम रख लेते हैं लीची, है ना। देखिए मैंने एप्पल मैंगो लीची 3 फ्रूट्स यहाँ पर बना लिए। जनरली चेक बॉक्सेस आप कैसे दिखाते हैं, नेक्स्ट लाइन में दिखाते हैं, यहाँ एक एक बी आर लगा देते हैं ताकि जो चेक बॉक्सेस आ रहे हैं ये भी कहाँ आए, नेक्स्ट लाइन में आपके आए। तो एप्पल मैंगो लीची आ गया। पर देखिए अभी अभी हमने बहुत सारी चीजें चेंज नहीं की, जैसे लेबल चेंज नहीं किया। तो अभी क्या होगा, एप्पल वाला तो ठीक से चल रहा है, जब मैं एप्पल दबाता हूँ तो भी ठीक से चल रहा है, बट जब मैं मैंगो दबा रहा हूँ देखिए तो भी क्या क्लिक हो रहा है, एप्पल ही क्लिक हो रहा है। मैं लीची दबा रहा हूँ तो भी क्या क्लिक हो रहा है, एप्पल ही क्लिक हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने सबके लेबल में फॉर एप्पल फॉर एप्पल फॉर एप्पल लिख दिया है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी कर देंगे मैंगो, इसको भी कर देंगे मैंगो। अब चलेगा, अब भी नहीं चलेगा क्योंकि आईडी तो आपने चेंज नहीं की। तो इसको, अच्छा इसको मैंगो करना था, इसको मैंगो नहीं करना था, इसको लीची करना है ना। तो इसको भी लीची कर देते हैं एंड इसको भी लीची कर देते हैं। अभी भी देखिए वैल्यू हमने चेंज नहीं की। अभी भी क्या होगा, अगर अब जो हमारा यूआई है ये तो ठीक चल रहा है, यहाँ क्लिक करो यहाँ अनचेक करो, यहाँ क्लिक करो यहाँ अनचेक, यहाँ क्लिक करो यहाँ अनचेक, यानी ये वाला जो सिस्टम है वो तो मेरा ठीक चलने लग गया। बट अभी भी अगर मैं तीनों को चेक कर दूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी, एप्पल कॉमा एप्पल कॉमा एप्पल। तो जो वैल्यू बेसिकली उसके पास जानी है, हमारे फॉर्म जब सबमिट होगा वहां जानी है, वो वैल्यू चेंज नहीं की। तो यहाँ देखिए कितनी सारी वैल्यूज आपको सिंक में रखनी पड़ेंगी। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हो कोई भी चीज अगर सिमिलर बना रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा ना करना पड़े। या कोशिश ये करेंगे, हम आगे चल के देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट से कैसे हम ये कोड जनरेट कर सकते हैं, हमको ये सारा का सारा कोड लिखना ना पड़े। मैं सिर्फ एक बार लिखूं और एक लूप नाम की चीज होती है उसको लगाकर हम कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं। बट यहाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चेक बॉक्सेस हमको समझ आ गया है, कैसे हम इनको चेक अनचेक करेंगे, कैसे इनकी वैल्यू कंबाइन होकर जाएगी। बाद में जब सबमिशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे अलग अलग चेक बॉक्सेस में, मान लीजिए मल्टीपल हमने चेक किए हैं तो वैल्यू किस तरह से जाती है, बट वैल्यू किस तरह से जाएगी, है ना। तो ये हुआ हमारा इनपुट चेक बॉक्स। ऑलराइट, कोई बोल रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है। नो अच्छा ठीक है, काफी बच्चे ऑलरेडी बोल रहे हैं कि नहीं हो रही है, तो आई एम अज्यूमिंग कि सिर्फ उन्हीं के लिए हो रही है। ऑलराइट, सर एक डाउट था। यस सूरजीत जी। हाँ सर, कल आपने जब वो रेडियो बटन समझाए थे तो नेम को आप यूनिक रखे थे, जेंडर करके। तो उस केस में हम लोग एक ही को सिलेक्ट कर पा रहे थे। आज भी आपने यूनिकनेस रखा तो फिर एक ही चेक बॉक्स सिलेक्ट होना चाहिए ना, हर जगह, ये हर देखिए हर से। आपको ये देखना है कि पर्पस क्या है। चेक बॉक्स का पर्पस ही ये है कि मल्टीपल चीजें सेलेक्ट हो पाए। अगर आपको एक ही चीज सेलेक्ट करनी थी तो उसके लिए आप रेडियो बटन वहां पर यूज करेंगे। हमको आप बेसिकली देखिए हमारा यहाँ मोटिव क्या है, हम यहाँ मोटिव सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कितने टाइप के इनपुट हैं। मोटिव ये है कि आपको ये समझ आए जब आप कोई एक्चुअल फॉर्म बना रहे होंगे, एक्चुअल प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो आप कैसे चूज करेंगे कि मैं कहाँ पर चेकबॉक्स यूज करूँ, कहाँ पर रेडियो बटन यूज करूँ, कहाँ पर नॉर्मल इनपुट यूज करूँ, कहाँ पर सेलेक्ट यूज करूँ, कहाँ पर डेट पिकर, कहाँ पर कलर पिकर। वहां लिखा थोड़ी आएगा, जो क्लाइंट है वो थोड़ी बताता है कि कहाँ पे क्या करना है, या प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट में थोड़ी लिखा होगा कि यहाँ पर एक्जैक्टली चेकबॉक्स लगा लीजिए, यहाँ पर रेडियो बटन लगा लीजिए। तो आपको यही समझना है कि अगर मल्टीपल चॉइसेस में से सिर्फ एक सेलेक्ट होनी चाहिए तो वहां पर मैं रेडियो बटन लगाता हूँ। अगर मल्टीपल चॉइसेस में से मल्टीपल सेलेक्ट हो सकती हैं तो वहां पर मैं चेकबॉक्स लगाता हूँ। कनेक्ट आप यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि उन सब की वैल्यू जो है वो एक ही फील्ड के साथ जाए। जब फॉर्म जो है सबकी वैल्यूज इकट्ठा कर रहा होगा तो यहाँ पर भी अगर आप नाम सेम रखेंगे तो मैंने बताया वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का एक लिस्ट बना लेगा और वो आपके साथ भेजेगा। अगर आप यहाँ नाम अलग अलग रखेंगे तो उनको अलग अलग बेसिकली फील्ड्स बनाकर भेजेगा। यानी की वैल्यू जो हम बात कर रहे थे, फॉर्म में जो वैल्यू सबमिट होगी की वैल्यू वो अलग अलग जाएगी, नाम सेम होगा तो बेसिकली यहाँ पर की सेम होगी और वैल्यू में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगे। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, ऐसे ही तो ये कॉमा हुआ सेपरेट कर। जी रोहित जी। सर बोले तो ऐसे ही कॉमा सेपरेट करके तो फिर तो चेकबॉक्स का रेडियो बटन में भी तो सर ऐसे ही कॉमा सेपरेट करके जाएगा अगर नेम सबका सेम है तो। देखिए रेडियो बटन आप सिर्फ तब यूज करेंगे जब मल्टीपल चॉइसेस में से एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। वहां जैसे ही आप दूसरा सेलेक्ट करते हैं पहले वाला अनसेलेक्ट हो जाता है, तो वहां वैल्यू एक बार में एक ही हो सकती है। कॉमा सेपरेट करेंगे किस चीज को, कॉमा तभी तो लगता है जब कम से कम दो वैल्यूज हों, उनके बीच में ही तो कॉमा लगेगा। मोर देन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सेलेक्ट। सेलेक्ट किस लिए है, देखिए रेडियो बटन आप जनरली तब तक यूज कर लेते हैं जब तक आपके जो ऑप्शंस हैं वो 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। बट जैसे बहुत जगह आप क्या करते हैं, आप अपना एड्रेस डाल रहे हैं तो वहां आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं, आपकी कंट्री कौन सी है। अब कंट्री तो 200 है, वहां 200 कंट्रीज की लिस्ट है।
जब आप कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद 30 स्टेट्स की आपके पास लिस्ट आती है। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर सिटीज की लिस्ट आती है ना, 100-150 की। तो अगर ये सब मैं रेडियो बटन बना दूं तो पेज पर उन रेडियो बटन के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो सेम सिनेरियो जो रेडियो बटन वाला है, अगर सेम यूज केस आपका सेम है बट आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं जिसमें से आपको एक सेलेक्ट कराना है, तो इनपुट टाइप सेलेक्ट आपके काम आता है, जिसको बहुत जगह ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं अगर आपने नॉर्मल भाषा में सुना हो तो। पर यहाँ उसका नाम क्या है, यहाँ उसका नाम है सेलेक्ट। तो यहाँ मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों में से भैया मैं तो एक ही फ्रूट का आपको मान लीजिए शेक बना कर दूंगा, जूस बना कर दूंगा। तो मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ सेलेक्ट और ऑप्शन। देखिए दो तरह के टैग्स हैं यहाँ पर जिनका हम यूज करेंगे, सेलेक्ट और ऑप्शन। यहाँ हमने आईडी भी दिया लेबल के लिए, है ना। अगेन यहाँ लेबल देना कंपलसरी नहीं है, और नाम दिया बेसिकली जो जो वैल्यू जाएगी उसके लिए। अगेन ये सेलेक्ट बार बार मैं बोल रहा हूँ, सेलेक्ट किसकी तरह है, सेलेक्ट बिल्कुल रेडियो बटन की तरह है ना। तो सब में से एक जाएगा। अब ये जो ऑप्शन है, ये जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा तो पूरा लिस्ट यहाँ से खुल जाएगी और उसमें से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर पाएंगे। वैसे देखिए सेलेक्ट को आप बहुत सारे यूज केसेस में मल्टीपल सेलेक्ट के लिए भी यूज करते हैं, बट सेलेक्ट जनरली किस लिए यूज होता है, सिर्फ सिंगल सेलेक्ट के लिए यूज होता है, जिसकी अभी हम यहाँ पर बात करके आपको दिखाएंगे कैसे। तो मान लीजिए मैं सेम काम जो कर रहा था फ्रूट सेलेक्ट करने वाला, या मान लीजिए जेंडर सेलेक्ट करने वाला, वो मैं कैसे कर दूंगा, सेलेक्ट के जरिए करूंगा। तो मान लीजिए जेंडर यहाँ सेलेक्ट करा लेते हैं। तो नाम में मैंने क्या बोला, मान लीजिए नेम है इसका जेंडर, कर देते हैं न्यू, क्योंकि जेंडर नाम हम ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं, है ना। तो हमने कर दिया जेंडर न्यू। आईडी इसका दे दिया मान लीजिए अगेन जेंडर न्यू, ठीक है। अब ये सेलेक्ट के अंदर आप क्या देंगे, तो पहली बात तो सेलेक्ट इससे ड्रॉप डाउन बन जाएगा। देखिए ड्रॉप डाउन तो बन गया। हम यहाँ क्या दे देते हैं, एक तो BR दे देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या आया, एक ये सेलेक्ट तो आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो कुछ हो नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कोई ऑप्शन से डिफाइन नहीं किया। ऑप्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ऑप्शन डिफाइन करते हैं ऑप्शन टैग्स। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऑप्शन। अब देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैंने इसमें वैल्यू दे दी एप्पल, और अंदर आप क्या लिखेंगे, जो विजिबल वैल्यू होगी। अब देखिए अगेन इसमें फर्क क्या है, ये एप्पल वो है जो फॉर्म में एज वैल्यू जाएगा हर जगह, जो वैल्यू का अभी तक हम यूज करते आए हैं, और ये ऑप्शन का वो टेक्स्ट है जो यहाँ पर दिखने वाला है। मैं मान लीजिए इसके साथ चाहूँ तो कोई स्माइली भी दिखा सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कहीं सर्च करते हैं एप्पल की कोई इमोजी होती है क्या, आई डोंट नो, जो टेक्स्ट की तरह हम यूज कर सकें। नहीं कोई नहीं है शायद। फूड एंड ड्रिंक्स, हाँ मान लीजिए ये एप्पल मुझे मिल गया, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। यार हो तो जाता है कॉपी, मान लीजिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ऑप्शन दिखना है वहां पर मैं दोनों चीजें दिखा देता हूँ। तो देखिए अब क्या हो रहा है, मेरी वैल्यू तो अभी भी एप्पल है। मैं बस आपको वैल्यू डिफरेंस दिखाना चाह रहा था कि यहाँ वैल्यू तो अभी भी एप्पल है, बट यूआई को सुंदर बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इमोजी भी ऐड कर दिया एप्पल की। तो अब क्या हो रहा है, ये इमोजी भी दिख रही है। तो यूजर को सेलेक्ट करते हुए आसानी होगी कि उसको पता चल जाएगा कि एप्पल क्या है, बट जो वैल्यू मेरी फॉर्म में जाएगी, वैल्यू मेरी सर्वर के पास जाएगी, वो सिर्फ एप्पल ही जा रही होगी। एक दो ऑप्शन और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। सर जी राजेश जी। सर ये जो एप्पल आपने कॉपी किए वो थोड़ा हम्म, प्रोसेस थोड़ा दोबारा दोबारा बताता हूँ मैं भी, रिपीट करिए। बिल्कुल 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 मैं बताता हूँ। अभी एक दो फ्रूट जरा यहाँ से और ले लेते हैं, है ना। हम देख रहे थे फूड एंड ड्रिंक्स, और कौन कौन से फ्रूट्स हैं यहाँ पर, कीवी है, कीवी को खोल लेते हैं, और चेरी को खोल लेते हैं, है ना। जी। तो मान लीजिए यहाँ दो ऑप्शन और ऐड कर रहे हैं। एक को मैं बोल देता हूँ कीवी, और एक को मैं बोल देता हूँ चेरी। ठीक बात है। आ गए हम वापस यहाँ पर। तो देखिए वैल्यू में यहाँ क्या सेलेक्ट करूंगा, यहाँ वैल्यू दे देते हैं कीवी, और यहाँ वैल्यू दे देते हैं चेरी। ठीक है। अब देखिए अब मैं जैसे इस ड्रॉप डाउन को खोल रहा हूँ, यहाँ पर तीन फल मुझे दिखने लगे। मैं दूसरा सेलेक्ट करूंगा तो कीवी सेलेक्ट हो गया, और देखिए सेलेक्टेड कैसे दिख रहा है, छोटा सा टिक लगा हुआ है। बट अगेन ये इस ब्राउजर में इस तरह से दिख रहा है, कोई और ब्राउजर खोलेंगे उसमें थोड़ा अलग दिखेगा, कोई और ब्राउजर खोलेंगे उसमें थोड़ा अलग दिखेगा। चलिए एक बार ये भी दिखा देते हैं। मान लीजिए जैसे मैं सेम पोर्ट खोलता हूँ, और इस बार मैं खोल लेता हूँ कोई दूसरा जो ब्राउजर यहाँ पर पड़ा हो, मान लीजिए सफारी ब्राउजर। सफारी ब्राउजर पे हम इसको खोल लेते हैं, सेम जो पाथ है, एड्रेस है, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। क्या होगा, मेरा वाला फॉर्म यहाँ भी खुल जाएगा। देखिए यहाँ जब मैं बड़ा इसको कर रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले हमने जो कल भी कंपेयर किया था, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करके आपको दिखाऊं, तो देखिए यूआई काफी डिफरेंट है। अगर आप लेफ्ट में कंपेयर करेंगे, यहाँ डेट पिकर देखिए बिल्कुल अलग टाइप का आ रहा है, जबकि जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो डेट पिकर अलग टाइप का आ रहा है। क्यों, क्योंकि राइट में मैंने क्रोम खोला हुआ है, लेफ्ट में मैंने
एप्पल का जो सफारी ब्राउजर है वो खुला हुआ है ना। देखिए चूज फाइल, ये कुछ कुछ सिमिलर दिख रहा है, बट यहाँ भी आप देखिए थोड़ा सा गैप ज्यादा है। इसने बाउंड्री हार्ड दी है, इसने यूआई थोड़ा सा अलग टाइप का बनाया है। ये देखिए जो मेरा रेंज स्लाइडर है, इसने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट बनाया है, इसने जो सिलेक्टेड है उसने इसको ब्लू बनाया। तो ये किस पे छोड़ दिया है एचटीएमएल वालों ने? ये एचटीएमएल वालों ने छोड़ दिया ब्राउजर के ऊपर कि भाई आपको जैसे इंप्लीमेंट करना है वैसे इंप्लीमेंट करिए, बस जो फंक्शनैलिटी है वो सेम होनी चाहिए, है ना। यहाँ देखिए जो चेक बॉक्सेस हैं इनमें थोड़ा सा शेड आ रहा है, अंदर दिखने में थोड़ा अच्छा है, यहाँ एकदम बेसिकली ब्लेंड है। यहाँ भी देखिए ये भी 3D लग रहा है, ये भी 3D लग रहा है। और ये देखिए लिस्ट जो है इसने अलग तरह से दिखाई है, यहाँ ऊपर नीचे वाला आइकन लगा दिया है, एप्पल बीच में दिखा रहा है। ये कैसे दिखा रहा है? ये सिर्फ ड्रॉप डाउन की तरह दिखा रहा है। तो पहली बात आप ये समझिए कि इसको बनाने का आप कोड नहीं लिख रहे हैं, आप सिर्फ हिंट दे रहे हैं वेब ब्राउजर को कि इस टाइप का एक इनपुट मुझे लेना है। ठीक है, मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अब आपको ये समझ आएगी सेलेक्ट भी हम किस लिए यूज कर रहे हैं, जो भी सिलेक्टेड होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑल्टरनेट हुआ किसका? ये ऑल्टरनेट हुआ हमारे जो हमने रेडियो बटन देखा था उसका। अब हम बात करते हैं जो अभी डाउट पूछा था उसकी। डाउट क्या था कि ये जो मैंने यहाँ पर इमोजीज ऐड कर दी, इसको इमोजी बोलते हैं, इस बात का क्या मतलब है और ये कैसे हम कर पाए? देखिए पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, ये जो इमोजीज का सपोर्ट है ये हर ब्राउजर में पूरा नहीं होता है ना। इसमें भी वर्जन्स हैं, कुछ ब्राउजर हैं जो इन इमोजीज को सपोर्ट करते हैं, कुछ है जो नहीं करते हैं। अब ये इमोजी का मतलब क्या है? देखिए मैं कंप्यूटर साइंस के बहुत ज्यादा फंडामेंटल में नहीं जाऊंगा, बट अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग इंटरनल कोड्स होते हैं। अभी देखिए हम इंग्लिश के कैरेक्टर्स तो सब यूज करते हैं, बट आजकल मुझे पता नहीं ऐसा होता है नहीं, बट पहले ऐसा बड़ा कॉमन था कि किसी ने आपको हिंदी में अगर कोई मैसेज लिखकर भेज दिया तो वो जिब्रिश आपके फोन पर आ जाता था। यानी एसएमएस में हो सकता है आपका फोन हिंदी कैरेक्टर्स को समझता ही ना हो और वहां पर क्या आ जाए, कुछ और आ जाए, या हिंदी के अलावा कोई भी लैंग्वेज, है ना। मान लीजिए उर्दू में कोई लिखकर भेज रहा है, जो भी और लैंग्वेजेस हम समझते हैं, अगर किसी भी और लैंग्वेज में किसी ने लिखकर भेज दिया तो कुछ फोन ऐसे होते थे जो उसको नहीं दिखा पाते थे। इसका मतलब क्या है? इवन इंग्लिश के लिए भी बैकग्राउंड में क्या होता है, कोड होता है हर चीज के लिए। यानी अगर ए है तो उसके लिए कोई कोड है, एल है उसके लिए कोई कोड है, ई है उसके लिए कोई कोड है। बट ये कोड जनरली सब कंप्यूटर सब फोन समझते हैं तो सब बेसिकली दिखा देते हैं। आप जब ई ट्रांसफर करते हैं तो ई ट्रांसफर नहीं होता है, वो कोड ट्रांसफर होता है। दूसरे को भी पता है कि ई को किस तरह से स्क्रीन पर दिखाना है। बट हो सकता है कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिसका कोड सपोर्टेड हो नहीं हो। अभी धीरे धीरे लोगों ने क्या किया है, आप बेसिकली चैटिंग एप्लीकेशन जब से बहुत पॉपुलर हुई हैं तो ये जो इमोजीज वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम स्माइली भी बोलते हैं, इमोजीज बोलते हैं, ये बड़े पॉपुलर हो गए हैं और ये कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो धीरे धीरे इनका भी एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि क्यों ना हम इनको भी नॉर्मल लैंग्वेज कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट करें। और जब भी किसी को ये भेजना है तो रादर देन इनको हम इमेजेस भेजें, इनको बहुत छोटा करके भेजने का क्या मतलब, क्या फायदा है कि इसको भी हम बिल्कुल एक ही तरह सिर्फ एक कोड मान लें और ये कोड हम सामने वाले को भेज दें। जरूरी नहीं है कि देखिए एप्पल भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर हो सकता है। यानी हर ब्राउजर अपनी जो इमोजी लिस्ट है उसकी भी जो शो करने का तरीका है वो भी स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। बट यहाँ मान लीजिए जैसे हमने यहाँ से ए भेजा है उसी तरह से हमने यहाँ पर ये इमोजी भेजा है, और वो क्या हो रहा है बेसिकली कोड में बिल्कुल टेक्स्ट की तरह ये ट्रीट होता है। इसलिए आप इसको हर जगह लिख सकते हैं। देखिए अपनी कोड की फाइल के अंदर हम डायरेक्टली जो स्माइलीज हैं, जो इमोजीज हैं, वो यहाँ पर लिख पा रहे हैं। इसको ढूंढने का क्या तरीका है? देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप नॉर्मली सबसे पहले जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नाम बस जो कीवर्ड है वो आप याद रखिएगा, कीवर्ड क्या है? इमोजी। आपको क्या कीवर्ड यूज करना है? आपको कीवर्ड यूज करना है इमोजी। आप जिस भी चीज की इमोजी ढूंढ रहे हैं वो इमोजी आप ढूंढ लीजिए। ये काफी पॉपुलर वेबसाइट है इमोजीपीडिया, ये ओपन सोर्स है, यानी इसको ये कोई पैसे चार्ज नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, इसके पास पूरा लिस्ट है। आपको जिस भी तरह का इमोजी यहाँ से यूज करना है आप वो कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक्टिविटी वाला इमोजी यूज करना चाह रहे हैं तो एक्टिविटी पर आ जाइए। अगेन ये वही है जो आप व्हाट्सएप में भेजते हैं, व्हाट्सएप भी इनको इसी तरह से भेज रहा है। आपको बॉल का फोटो भेजना है, बॉल यहाँ से लगा लीजिए। देखिए मैं पहले क्या होता था, ये कोई पॉपअप देता था कि आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी क्यों कर पाया? क्योंकि ये है तो टेक्स्ट ही। मैं जैसे सॉफ्ट बॉल को कॉपी कर सकता हूँ ऐसे इस बॉल को भी कॉपी कर सकता हूँ, है ना। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक टेक्स्ट है, ये एक कैरेक्टर है जो इतना बड़ा थोड़ा सुंदर दिख रहा है, कलर्ड दिख रहा है, बट है ये एक कैरेक्टर ही। तो आप जो भी इमोजीज वगैरह व्हाट्सएप में यूज करते हैं वो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इमोजी का ज्ञान पूरा, और ये हुआ कि हमको जो सेलेक्ट टाइप का जो इनपुट होता है वो कैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर जैसे कि यहाँ पे एप्पल जो है ना डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, और कहीं पे हाँ मान के चलिए हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं होता, वहाँ पे कुछ और ही लिखा होता है, कोई भी सिलेक्ट नहीं हाँ होता है। हाँ। वो हम कैसे करें? तो उसमें आप क्या करते हैं जनरली, अच्छा सवाल है। उसमें हम जनरली क्या करते हैं, आप यहाँ पर एक कोई ऑप्शन और ऐड कर देते हैं, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करूं, एक और ऑप्शन ऐड कर दूं, चूज योर, सॉरी यहाँ वैल्यू इसकी बस मैं मान लीजिए कर देता हूँ बी, या कुछ भी आप लिख दीजिए ब्लैंक,
और यहाँ जो टेक्स्ट मुझे दिखाना है उसको मैं कर देता हूँ चूज योर फ्रूट। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर कोई चूज योर फ्रूट भी सिलेक्ट करके भेज सकता है, जब वो सेलेक्ट करके सबमिट करेगा तब भी हो सकता है चूज योर फ्रूट चला जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर मुझे सही याद है तो मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिसेबल्ड। अब आप जैसे ही इसको डिसेबल्ड लिखेंगे, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी वैल्यू शायद मेरे को देनी पड़े। अच्छा, So ये मेरे can't को we एक बार use देखना label पड़ेगा। here? सॉरी, Can we कैन यू use प्लीज रिपीट? label here before select? यस So यस that यस, it, वी कैन यूज can लेबल। we मैं use एक बार लेबल label में, यस यस वी कैन यूज लेबल। तो सपोज ये जो आईडी है जेंडर न्यू, आई instead विल of ऐड that हियर, choose your fruit there? So can we use label? यस वी कैन डू दैट आल्सो। So suppose I will say here also choose your fruit, है ना? And when I click on choose your fruit, it basically highlights which is the list of fruit, right? But the question Neeraj asked was that in a lot of drop downs you do not want to select anything by default, right? You want suppose it to be blank, Oh, and then user has to explicitly select what they want to select, right? And that is a valid question that should be there. What you have to do is see, when I'm disabling this, अभी ये इसको choose करना allow ही नहीं कर रहा है। Now I have to see कि default value किस तरह से देते हैं। तो let me check that. I also don't remember how to give a default value to Sir, can we use selected keyword? what selected? I'm not sure. Have you read about it or are you just suggesting? No, I have. So we can use the option tag and we don't Hello? use any value for it. Hello. Just selected, huh? Hello. हेलो। Yes. Yes. हाँ सर, ऑप्ट ग्रुप सर यूज होता है उसके लिए। ऑप्ट ग्रुप? यस सर। देखिए इतने से हमारा काम बन गया है। मैं एक बार जो आप बोल रहे हो वो भी मैं ट्राई कर लूंगा। अभी देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों चीजें दे दी। इसको डिसेबल्ड जो मैं कर रहा था वो भी दे दिया और सेलेक्टेड भी दे दिया। अगर मैं सिर्फ सेलेक्टेड दूंगा तो देखिए सिर्फ सेलेक्टेड देने में प्रॉब्लम क्या था, सिर्फ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं वापस। देखिए सिर्फ सेलेक्टेड देने में प्रॉब्लम ये था कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड तो है, बट ये क्या जा सकता है, ये किसी वैल्यू की तरह जा सकता है। और इसको जब हमने सिर्फ डिसेबल्ड किया था तो प्रॉब्लम क्या था, अब ये डिसेबल तो हो गया, इसको कोई सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, बट ये बाय डिफॉल्ट भी सेलेक्टेड नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों वैल्यूज पास कर दी हैं, क्या, सेलेक्टेड एंड डिसेबल्ड। तो हम ये बोल रहे हैं बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड भी यही रहेगा, बट अगर यूजर एक बार मान लीजिए यहाँ से एप्पल चूज कर ले तो वो वापस चूज योर फ्रूट चूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन डिसेबल्ड है ना। डिसेबल्ड आप जनरली और कई बार इसलिए भी यूज करते हैं दिखाने के लिए कि ऑप्शन डिलीट नहीं हुआ है। कई बार यूजर कंफ्यूज हो जाता है। जैसे सपोज हम कोई पेमेंट गेटवे पर है ना, और वहां पर 10 बैंक्स की आप लिस्ट दिखा रहे हैं, बट एक बैंक है जिसका सर्वर अभी डाउन है, बहुत ज्यादा फेल हो रहा है। अब एक तरीका तो यह है कि उस समय आप सेलेक्ट में से वो बैंक ही हटा दें। तो क्या होगा, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि पता नहीं मेरा बैंक क्यों नहीं दिख रहा, बहुत देर तक वो ढूंढता रहेगा कि मुझे तो उसी बैंक में जाना है। पर अगर आप वो बैंक का नाम दिखाएं और उसको डिसेबल कर दें तो उससे बड़ा क्लियर इंडिकेशन हो जाता है कि अच्छा ये ऑप्शन है पर ये अभी के लिए डिसेबल्ड है। तो बहुत जगह डिसेबल्ड कोई वरना पूछ सकता है कि डिसेबल्ड ऑप्शन डालने का मतलब ही क्या हुआ, अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं हो सकता तो उसको डालना क्यों है। एक तो इसलिए डालना है कि आप बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू ना दें और उसमें बेसिकली एक हिंट दे पाए, एक प्लेस होल्डर दे पाए कि इसको किस तरह से सेलेक्ट करना है। पर दूसरा ये भी है, कई बार आप चाहते हैं, या मान लीजिए हमारा कोई फ्रूट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो मैं कस्टमर्स को ही बताना चाहता हूं कि जनरली ये फ्रूट अवेलेबल होता है बट अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं क्या करूंगा, उस फ्रूट को लिस्ट में तो ऐड करूंगा बट उसको डिसेबल्ड मार्क कर दूंगा ताकि यूजर उसको उस समय सेलेक्ट ना कर पाए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑलराइट, तो हम देखते हैं अगला वाला हमारा, यानी हमने ये दोनों तीनों कवर कर लिए। कौन कौन से कवर कर लिए, हमने देख लिया कि रेडियो बटन्स कैसे करते हैं, हमने देख लिया चेकबॉक्सेस कैसे करते हैं, और हमने देख लिया सेलेक्ट ड्रॉप डाउन जो है उसको हम कैसे करते हैं। अब देखिए नॉर्मल हमने जो इनिशियल सबसे पहला जो ऑप्शन देखा था वो क्या था, टाइप टेक्स्ट। बट कई बार ऐसा हो सकता है आपको एक पैराग्राफ लेना है, आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेना है। मान लीजिए यूट्यूब की मैं बात करूं, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं बोलता है डिस्क्रिप्शन दे दिए बहुत बड़ा सा, जो आपको क्या डिस्क्रिप्शन दिखता है वीडियो के नीचे। तो जरूरी नहीं कि हर चीज एक छोटे से नाम जैसे इनपुट में या ईमेल आईडी जैसे इनपुट में फिट हो पाए। आपको कई बार चाहिए होता है कि थोड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा टेक्स्ट मुझे इनपुट कराना है। उसके लिए क्या है, अब देखिए इनपुट टैग इसके लिए हम यूज नहीं करते हैं, टेक्स्ट एरिया पूरा एक टैग ही है। क्या है, टेक्स्ट एरिया एक टैग है जिसमें आप दे सकते हैं कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स दिखने चाहिए बाय डिफॉल्ट, और उसके बाद जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो वहां पर दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक बार इसको भी हम बनाकर देख लेते हैं। ये BR कर लेते हैं कॉपी, है ना। और इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, इसके नीचे हम बनाएंगे एक टेक्स्ट एरिया। तो बोलूंगा टेक्स्ट एरिया, है ना।
इसका नाम आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, क्योंकि वैल्यू जानी है ना। तो मान लीजिए मैं बोल देता हूँ डिस्क्रिप्शन है इसका, ये किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन है। आईडी अगर मुझे देना है तो आईडी मान लीजिए हम दे देते हैं DESC, और यहाँ पर एक लेबल भी बना देते हैं इसके लिए। ये किसके लिए है? DESC के लिए है। एंटर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। मान लीजिए लेबल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? एंटर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट आ गया। इसके बाद मान लीजिए एक BR टैग और ऐड कर देते हैं ताकि इसके नीचे आ जाए, और उसके बाद दिख रहा है आपको टेक्स्ट एरिया, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए मैं जो नीचे BR टैग है एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर हम इनको बढ़ा दें, सबमिट बटन को थोड़ा सा नीचे मूव कर देते हैं ताकि आपको ऊपर दिख पाए क्लियरली, हम इसको स्क्रॉल कर पाए, है ना। तो सबमिट मैंने थोड़ा सा नीचे मूव कर दिया है फॉर द टाइम बिंग, ये आपको टेक्स्ट एरिया दिख रहा है। अभी देखिए ये तो बाय डिफॉल्ट साइज है टेक्स्ट एरिया का। अगर मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ और फील्ड्स भी डिवाइड कर सकते हैं, और इसके एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं आपको ये बड़ा इस तरह से करना है या नीचे की तरफ करना है। देखिए यूजर इसको कभी भी बड़ा कर सकता है ना। यूजर इसको सेलेक्ट करके कभी भी बड़ा कर पा रहा है, यानी यूजर तो कभी बड़ा कर ही सकता है, बट आप बाय डिफॉल्ट अगर इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रोज मान लीजिए मैं चाहता हूँ 15 रोज बाय डिफॉल्ट दिखाई दें। तो जैसे ही मैंने 15 किया, देखिए क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट जब टेक्स्ट एरिया आ रहा है तो उसके अंदर 15 रोज यानी 15 लाइंस इसके अंदर है। उसके बाद क्या है, अगर मैं कॉलम्स बोल दूं कि कितने कॉलम दिखने चाहिए, 50 कॉलम दिखने चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 50 कॉलम्स इसके अंदर दिखने लगेंगे, है ना। और उसके अलावा भी देखिए, जैसे मैं इसको बहुत छोटा कर देता हूँ, यानी मैं बोलता हूँ रो सिर्फ इसमें होनी चाहिए एक, है ना। तो देखिए 1 रो इसने कर दी, और कॉलम होना चाहिए 20। तो जैसा मैंने दिखाया यहाँ पर दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है। यूजर अपने अपने हिसाब से चाहे तो उसको बड़ा कर सकता है, अगर वो छोटा भी इसमें रखना चाह रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही टेक्स्ट इसमें लिखते रहेंगे तो क्या होगा, अपने आप इसके अंदर देखिए स्क्रॉल बार आ गई। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर क्या है, एक स्क्रॉल बार आ गई, यानी टेक्स्ट ही उसके बाद भी बहुत सारा ले सकता है, इनफाइनाइट ले सकता है। इससे ये प्रॉब्लम नहीं है कि टेक्स्ट कितना इनपुट होगा, इससे बस ये प्रॉब्लम है कि यूजर को एक बार में दिखाई कितना देगा, और वो अपने पेज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है ना। तो हम टेक्स्ट एरिया डिफाइन करेंगे, इसका नाम आईडी जो आपको डिफाइन करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड रोज एंड कॉलम्स अगर आप डिफाइन करेंगे तो टेक्स्ट एरिया में वो आ जाएगा। उसके अलावा हम टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या दे रहे हैं कि डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या होगा, यानी पहले से अगर आपको कुछ टेक्स्ट देना है तो मैं क्या दे देता हूँ, डिफॉल्ट टेक्स्ट, या मान लीजिए डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन, है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या है, ये टेक्स्ट यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, मुझे जब शुरू करना है तो उसको मिटाकर शुरू करना पड़ेगा, है ना। शायद प्लेस होल्डर भी इसके अंदर चलता हो, एक बार प्लेस होल्डर चेक कर लेते हैं। प्लेस होल्डर, एक बार ये डिफॉल्ट टेक्स्ट है हटा देते हैं। देखिए जो प्लेस होल्डर है वो भी इसके अंदर चल रहा है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं, आप कोई प्लेस होल्डर देना चाह रहे हैं, आप इसके लिए लेबल डिफाइन करना चाह रहे हैं। आपका यूआई जिस भी तरह से डिजाइंड हो उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, है ना। इसको हम थोड़ा सा डिसेंट दे देते हैं ताकि बाद में आपके नोट्स के लिए थोड़ा ठीक रहे। तो हमने अभी क्या दिया हुआ है, 5 रोज एंड 20 कॉलम्स। ये हुआ मेरा टेक्स्ट एरिया। यहाँ अगर टेक्स्ट एरिया में किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकता है। जो हमारे बेसिक इनपुट वाले टैग्स थे वो यहाँ पर खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और देखेंगे, जिसको आई फ्रेम बोलते हैं। हेलो सर। हाँ सर इस टेक्स्ट एरिया में सर इस वैल्यू नहीं मतलब दे सकते हैं। वैल्यू किस लिए देते हैं आप? सर किसी पार्टिकुलर चीज के, सर जैसे हमने बता रहे हैं, जैसे किसी चीज को डिफाइन किया अगर नेम से, तो उसकी वैल्यू मतलब बैकएंड में जाके क्या से होगी उसके लिए। बैकएंड में तो वो वैल्यू अपने आप डालेगा। आप वैल्यू किस लिए डिफाइन करते हैं? वैल्यू एट्रीब्यूट का हम जहां भी वैल्यू एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं वो किस लिए है? जैसे मान लीजिए अगर ये टेक्स्ट बॉक्स होता, टेक्स्ट एरिया ना होता और वहां में वैल्यू डिफाइन करता तो वैल्यू किस लिए होती? सर टेक्स्ट के लिए होती। टेक्स्ट के लिए होती मतलब? सर जैसे कोई भी, जैसे सर हम लोग वैल्यू का मतलब वही होगा कि सर जो हम जैसे फ्रूट में था, तो अगर हम फ्रूट का डिफाइन कर रहे थे तो सर सर्वर पर जाके सर उसका वैल्यू जो फ्रूट का होगा, जैसे एप्पल के जो, देखिए वो तो ऑप्शंस के लिए था। मैं बोल रहा हूँ जैसे नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स हम डिफाइन कर रहे थे, वहां वैल्यू का क्या मतलब था? तो वो नहीं समझ। वहां क्यों नहीं पूछा? देखिए वैल्यू होता है डिफॉल्ट दिखाने के लिए। डिफॉल्ट हम यहाँ पर कैसे दे रहे हैं, टेक्स्ट एरिया के अंदर दे रहे हैं। जो इनपुट टैग था वहां पर क्लोजिंग टैग नहीं था,
यहाँ पर जो हम डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमको डिफाइन करना है तो हम टेक्स्ट एरिया के अंदर डायरेक्टली डिफाइन कर पा रहे हैं, जो कि हमको यहाँ पर दिख रही है ना। औरंगजेब जी बताइए। सर इसमें वर्ड लिमिटेशन भी लगा सकते हैं ना? डेफिनेटली, अगेन ये देखिए कोई तरीका होता होगा, मैंने देखा नहीं है, बट हो सकता है इसके लिए डेफिनेटली सर कोई हम तरीका लोगों ने होता होगा, एक देखा बार होगा चेक ना कर कहीं लेंगे। भी कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन टाइप करते हैं तो 300 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स वगैरह देखिए लिमिटेशन वो जनरली आप जावास्क्रिप्ट से भी करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जैसी वैल्यू आएगा आप उस पर बेसिकली अलग अलग इवेंट्स लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स की लिमिट लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि वर्ड की आपकी डेफिनेशन क्या है, आप हाइफनेटेड वर्ड को सिंगल वर्ड किस मानेंगे या पर्पस के नहीं। हम कैरी कर रहे हैं वो डेटा, वो ऑब्वियसली करेक्ट, तो उसके लिए जनरली कस्टम लॉजिक लिखना होता है, बट कैरेक्टर लिमिट डेफिनेटली आई थिंक हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया टू हैव अ। हम देखो इन जनरल बहुत सारे फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब रहता है ये सब। देखिए मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट है इसके अंदर, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसने बोला, मान लीजिए हम यहाँ डिफाइन करके चेक कर लेते हैं, अभी बाकी भी जो हैंड रेज्ड है मैं सब ले लूंगा। तो मान लीजिए मैक्स लेंथ में मैंने दे दिया 5 कैरेक्टर्स। आई थिंक अब जब मैं यहाँ टाइप करना शुरू करूंगा तो देखिए 5 कैरेक्टर के बाद अभी मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है। तो अगेन ये आपको हमेशा थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना है कि अगर जो डिफाइन करने वाला है उसने कैरेक्टर्स में उसके लिए डिफाइन करना आसान है, क्योंकि कैरेक्टर्स की डेफिनेशन आपकी और मेरी अलग अलग नहीं हो सकती, बट नंबर ऑफ वर्ड्स की डेफिनेशन आपकी और मेरी अलग अलग हो सकती है। मैं वर्ड्स को किस तरह से ट्रीट करता हूँ, किस अगर बीच चीज में के लिए मैं नंबर्स आ गए, डेटा लेना चाह रहा हूँ वो वहाँ पे लिमिटेशन उस हिसाब से करेक्ट, लगाना। बीच में कोई नंबर आ गए तो उनका क्या होगा, किसी ने कोई स्माइली डाल दी तो उसको आप वर्ड मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो अगेन उसके लिए जनरली कस्टम लॉजिक आपके ऊपर छोड़ देगा कि आप जावास्क्रिप्ट में कस्टम लॉजिक लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। जी मुकेश जी। सर प्लेस होल्डर और वैल्यू में क्या डिफरेंस है? देखिए प्लेस होल्डर वो चीज है जो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा यहाँ पर आप कुछ दिखता है जो कि देखिए ट्रांसपेरेंट है, ये वैल्यू यहाँ पर है नहीं, ये सिर्फ बैकग्राउंड में दिख रहा है। मैं जैसे ही पहला कैरेक्टर टाइप करना स्टार्ट करता हूँ तो क्या होता है, वो गायब हो जाता है। वो सिर्फ आपके लिए एक हिंट है, मान लीजिए जो परफेक्ट वर्ड है उसके लिए वो हिंट है कि यहाँ पर आपको क्या डालना है। जबकि जो वैल्यू जब आप कहीं कहीं पर डालते हैं तो वैल्यू होता है कि इस वैल्यू से स्टार्ट करना है, यानी वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू। अगर यूजर वहां पर कुछ एंटर नहीं करेगा, मैंने कोई भी प्लेस होल्डर लिखा हो, वैल्यू ब्लैंक जाएगी। बट अगर आपने वैल्यू डिफाइन की है, यूजर उसको चेंज नहीं करता है, तो जो भी वैल्यू आपने डिफाइन किया था वही वैल्यू चली जाएगी। यस सर, ओके, थैंक यू। सुजीत जी। Sir, can we make text area tag self-closing because you are not providing any value? So you can make self-closing text area tag. ये थिंक कैन वी मेक दिस एज सेल्फ क्लोजिंग? हाँ डेफिनेटली, बहुत सारे टैग्स को आप सेल्फ क्लोजिंग बना सकते हैं ये लगा करके। अभी मुझे पता नहीं कि टेक्स्ट एरिया में आप वो काम कर सकते हैं या नहीं, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक यही स्लैश लगाकर आप इसको बनाते हैं। तो देखिए टेक्स्ट एरिया में शायद वो अलाउ नहीं कर रहा है, इसने आगे वाले जो BR टैग हैं इसको अपने अंदर ले लिया है, तो आई गेस नहीं बना सकते। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। अगेन ये सब चीजें वो हैं जो एक बार सभी को सर्च करनी पड़ेंगी, मुझे भी ऐसा नहीं कि हर टैग के बारे में सब कुछ जानकारी है। टेक्स्ट कैन बी इस नॉर्मल आपको सर्च करना है, और ये आप बेसिकली चैट जीपीटी पर भी कर सकते हैं। कैन वी हैव, देखिए अलग अलग तरह के सजेशंस आ रहे हैं। कैन वी हैव क्या है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन आईडी हमको देखना था सेल्फ क्लोजिंग। कैन वी मेक टेक्स्ट एरिया सेल्फ क्लोजिंग? देखिए इसने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, बट क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं बना सकते। इसका मतलब टेक्स्ट एरिया को मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी अपनी शॉर्ट 10 सेकंड की रिसर्च के साथ कि नहीं बनाया जा सकता। यस, और कोई कुछ बोल रहा था शायद। ऑलराइट, हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो यहाँ जो बेसिक हमारे इनपुट HTML वाले जो इनपुट्स हैं वो यहाँ पर खत्म होते हैं। आगे इनको हमको बाद में सुंदर कैसे करना है, चीजें और कैसे ऐड करनी है, CSS कैसे यूज करनी है, वो सभी हम बाद में देखेंगे। एक लास्ट चीज जो हम HTML में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो है आई फ्रेम। देखिए आई फ्रेम का क्या मतलब है। कई बार ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट का ही एज अ पार्ट बन जाए। उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आई फ्रेम यूज कर सकते हैं। आई फ्रेम का मतलब क्या है, आई फ्रेम अगर पहले एक बार नोट्स देख लें, आई फ्रेम का मतलब क्या है, allows you to embed another web page or multimedia content within a web page। यानी अगर आप दूसरे वेब पेज को अपने वेब पेज के अंदर दिखाना चाहते हैं, या और कोई मल्टीमीडिया कंटेंट है जिसको अपने पेज के अंदर दिखाना चाहते हैं, तो आप आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप क्या देते हैं, इसमें मेन आप देते हैं SRC एट्रीब्यूट, और SRC में आप उस दूसरे पेज का क्या देते हैं, लिंक दे देते हैं।
तो जैसे ही आप दूसरे पेज का लिंक देते हैं वो पेज आपके पेज पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। आप इसमें विड्थ देंगे, हाइट देंगे, ये जनरली आप CSS से भी कर लेंगे और आपका आई फ्रेम पूरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैं बता दूं बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जो अपने आप को एज आई फ्रेम दिखाना अलाउ नहीं करते हैं। वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि मुझे कोई आई फ्रेम में अपनी वेबसाइट के अंदर दिखा रहा है और क्या करते हैं, चलना काम करना बंद कर देते हैं। तो हम दोनों का एग्जाम्पल एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। तो हम आ जाते हैं अपने वापस यहाँ पर, और फॉर्म में हमने काफी सारा काम कर लिया। फॉर्म को फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। यहीं पर एक नया फाइल में बना लेता हूँ, इसका नाम मान लीजिए हम रख लेते हैं iframe.html। करते हैं बंद, और लर्निंग अबाउट आई फ्रेम इसको मैं कर देता हूँ बंद, और इसको चला लेते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। देखिए लर्निंग अबाउट आई फ्रेम आ गया। मैंने क्या बोला, आप आई फ्रेम कहीं पर भी लगा सकते हैं, है ना। एक मान लीजिए हम इनमें क्लास डिफाइन कर देते हैं। क्लास हम क्या डिफाइन करते हैं, आई फ्रेम नाम से ही क्लास डिफाइन कर देते हैं, या माई फ्रेम नाम कर देते हैं, माई फ्रेम, है ना। और मैं यहीं पर फिलहाल स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर स्टाइल भी यहीं डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखा पाऊँ। क्या, माई फ्रेम नाम का मैंने क्लास भी बना लिया, और उसमें मैं क्या दे देता हूँ, उसके अंदर मैं दे देता हूँ साइज, है ना। तो मान लीजिए मैं दे देता हूँ इसमें हाइट इज 300 पिक्सल्स एंड विड्थ इज 500 पिक्सल्स, है ना। तो मैंने इसकी हाइट भी डिफाइन कर दी, विड्थ भी डिफाइन कर दी, बट अभी मैंने SRC डिफाइन नहीं किया। सबसे आसान तरीका क्या है, विकिपीडिया देखना। क्यों, विकिपीडिया एकदम फ्री है, लोगों की नॉलेज के लिए है, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करते। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए जो क्रिकेट का पेज हम खोल रहे थे कल, वही खोल लेते हैं, है ना। एक बार चैट में बताइए मैच शुरू हो गया क्या। कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद बारिश की वजह से बंद है। ठीक है, मैंने कर लिया। क्लास छोड़ के मत चले जाइएगा, जिसने खोल रखा है बस वही दिखा दीजिएगा। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, यानी कम से कम लोग क्लास में तो टिक रहे हैं। मुझे लग रहा है मैच शुरू होगा, आधे लोग ड्रॉप हो जाएंगे अभी क्लास में से। तो आई फ्रेम, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो क्रिकेट वाला पेज है उसको यहाँ पर हमने डाल दिया SRC में। वापस आएंगे यहाँ पर तो देखिए क्या हो रहा है, हमारे पेज के ऊपर क्रिकेट विकिपीडिया का पेज दिखना स्टार्ट हो गया है। और क्योंकि इसके अंदर कंटेंट और ज्यादा है, देखिए क्या हो रहा है, इसको पेज को मैं थोड़ा नॉर्मल साइज में ले आता हूँ। क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज्यादा है तो अपने आप यहाँ पर क्या आ गए हैं, स्क्रॉल बार्स आ गए हैं। तो देखिए ये क्रिकेट विकिपीडिया का जो पेज है ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इनका पेज रिस्पॉन्सिव है। इन्होंने मेक श्योर किया है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आ रहे हैं, अपना कंटेंट ही इन्होंने श्रिंक कर लिया है। बट देखिए विकिपीडिया जो पेज है पूरा का पूरा मैं अपने पेज पर यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ, है ना। इसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए विड्थ कर लेते हैं 700 पिक्सल्स। जैसे मैंने विड्थ बढ़ाई, देखिए विड्थ आ गया। यानी आपको अगर किसी और का कोई भी कंटेंट एम्बेड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसका एक और अच्छा एग्जांपल क्या है, और अच्छा एग्जांपल इसका होता है यूट्यूब। यूट्यूब भी अपने आप को एम्बेड होना अलाउ करता है। आप उसकी वीडियो डाउनलोड करके नहीं लगा सकते, बट ऐसे लगा सकते हैं, है ना। मान लीजिए अभी जावास्क्रिप्ट का हमने क्रैश कोर्स किया है, इसी को हम एम्बेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैंने खोल लिया। अब आप यहाँ नीचे आइए, इसमें होता है एक शेयर बटन। देखिए आप ये वीडियो मान लीजिए शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर कीजिए। देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ये बोल रहा है आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे, एक्स, अच्छा ये ट्विटर है, ट्विटर पे, ईमेल। आपको लिंक कॉपी करना है तो लिंक कॉपी करिए। बट आप क्या है, आप तो आई फ्रेम सीख रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं मैं तो एम्बेड करना चाहता हूँ। देखिए जैसे ही आपने एम्बेड पर दबाया, इसने पूरा का पूरा कोड ही लिख दिया आपके लिए। ये बोल रहा है ये आई फ्रेम का कोड है, ये जाकर अपने वेब पेज पर डाल दीजिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको कर लिया यहाँ से कॉपी। उसके बाद वापस आए अपने पेज पर और विकिपीडिया के नीचे डाल दिया जावास्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स। और मैं सबको बोलूंगा कि आओ मेरे पेज पर क्रिकेट देख लो, और वो जैसे ही क्रिकेट देखने आएंगे उनको दिखा देंगे क्या, जावास्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स। देखिए क्या हुआ, यूट्यूब अपने आप को अलाउ करता है कि आप मेरा कोई भी वीडियो कहीं पर भी एम्बेड कर लीजिए। अब मेरे ये जो मैं कस्टम पेज बना रहा था, देखिए पूरा का पूरा वीडियो इस पर दिखने लगा है, क्या, माई फ्रेम। और देखिए इसके अंदर इसने क्या क्या डिफाइन किया हुआ है, मैं थोड़ा सा एक बार नेक्स्ट लाइन दबा देता हूँ, आपको दिख जाए दोनों में क्लियर डिफरेंस। इसने अब तक जो सजेस्टेड विड्थ और हाइट है वो भी यहाँ पर बता दिया है। सोर्स में देखिए मेरी वीडियो का जो लिंक अलग से मुझे दे रहा था वही है। यहाँ इसने टाइटल डिफाइन कर दिया, फ्रेम बॉर्डर 0, यानी बोल रहा है चारों तरफ मेरे कोई बॉर्डर मत दिखाना। उसके अलावा क्या बोल रहा है, अलग अलग तरह के इसको कौन कौन से परमिशन चाहिए, तो एक्सेलरोमीटर अलाउ कर दिया, ऑटो प्ले, क्लिप बोर्ड, एनक्रिप्टेड मीडिया, सब कुछ जो जो उसको चाहिए था, जायरोस्कोप, सब कुछ इसने यहाँ पर अलाउ कर दिया है। और रेफरल पॉलिसी क्या बोल रहा है, ये रेफरल पॉलिसी अभी आप छोड़ दीजिए, हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम बैकएंड पढ़ रहे होंगे। और अलाउ फुल स्क्रीन, यानी ये बोल रहा है अगर कोई मेरे आई फ्रेम के अंदर जाकर ऐसे फुल स्क्रीन करने की कोशिश करे तो क्या होना चाहिए, वीडियो यहाँ पर फुल स्क्रीन आना चाहिए। जो अभी यहाँ पर अगर हम मान लीजिए फुल स्क्रीन हटा देंगे, तो आई थिंक अगर मैं उसके बाद इसको फुल स्क्रीन ले जाने का ट्राई करूंगा तो देखिए फुल स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है वो अनअवेलेबल हो गया। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप ये चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई ऐड दिखा रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, कि जब तक वो वीडियो देखे वो फुल स्क्रीन ना जा पाए, जो मेरी स्क्रीन पर कंटेंट है वो भी उसको दिखता रहे, तो आप ये यहाँ पे हटा या लगा सकते हैं, है ना। तो ये आपको दोनों चीजें, दो हमने आई फ्रेम लगाकर दिखा दिए, विकिपीडिया का हमने आई फ्रेम लगाकर दिखा दिया,
और जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स का हमने iframe लगा कर दिखा दिया। मैं आपको एक ऐसी स्नीक पीक दे देता हूँ। अभी मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपने लिए बना रहा हूँ, अपने पास बना रहा हूँ कि यूट्यूब पर मान लीजिए मैं नए नए कोर्सेज अपलोड करता हूँ, बट उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे लिए ये समझना अपनी साइड पर है कि बच्चों को किस कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बच्चों को क्या पढ़ना है, राइट। बट मुझे कभी भी ट्रू पिक्चर नहीं मिल सकती। अब जैसे मान लीजिए इलेक्शन ले लीजिए, है ना, इस इलेक्शन से पहले सब लोग बोल रहे थे कि बीजेपी की 400 के पार आ जाएंगी सीट, बट एक्चुअल ग्राउंड पर क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं होता। ये कब पता चलता है? जब लोग वोट करते हैं, एक एक आदमी से पूछा जाता है, तब पता चलता है कि एक्चुअली पब्लिक में डिमांड क्या है। ये सेम प्रॉब्लम मेरे लिए भी है। मुझे तो लग रहा था कि सी की वीडियो, शायद सब बच्चे सी पढ़ते हैं, सी की वीडियो बहुत अच्छी चलनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, सी की वीडियो पर 10,000 व्यूज भी नहीं आए, जबकि हमारी जो रिएक्ट की वीडियो उस पर 1.4 मिलियन व्यूज आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि रिएक्ट की मार्केट बहुत छोटी होगी और हमारी सी की मार्केट बहुत बड़ी होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ग्राउंड पर क्या हो रहा है ये एसेस करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा था कि यार हम एक काम करते हैं, मैं अपना दिमाग लगाना ही बंद कर देता हूँ, हम अपनी वेबसाइट पर एक वोट का अधिकार शुरू कर देते हैं कि आप आइए, आपको जो भी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी फ्री में पढ़ना है उसके लिए वोट कर दीजिए। और जिसके वोट, जैसे ही मैं करंट कोर्स कंप्लीट करूंगा, जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे मैं वही पढ़ाऊंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अब देखिए मुझे वो अलग अलग जगह पर डिप्लॉय करना है। मैं चाहता हूँ कोई मेरे नोट्स डाउनलोड करने आए तो वहां भी वो वोट कर पाए। मैं चाहता हूँ कोई मेरी वेबसाइट पर आए वो वहां भी वोट कर पाए, अलग अलग जगह वोट कर पाए। तो एक तरीका तो यह है कि मैं वो कोड हर जगह लिखूं, एक तरीका यह है कि मैं वो जो वोट का कोड है उसको एक अलग पेज पर डिप्लॉय कर दूं और उसको एज आई फ्रेम हर जगह जा जाकर चिपका दूं। अब क्या होगा, जो भी कहीं पर भी खोलेगा वो सेम ही आई फ्रेम है, वो मेरा वेब पेज भी लोड जाएगा और काम उसका हो जाएगा, है ना। तो आई फ्रेम का मैं आपको यूज केस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई फ्रेम आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि किसी और का कोई कंटेंट है या कोई वेब पेज है जिसको हम अलग से बना सकते हैं और उसको अलग अलग जगह, मल्टीपल जगह हम रीयूज कर सकते हैं, तो आई फ्रेम उसके लिए एकदम परफेक्ट है। जी तभी जी। सर जैसे हमने आई फ्रेम का यूज करके यूट्यूब की वीडियो को एम्बेड कर दिया है, तो ऐड भी आएगी इस पे? बिल्कुल आएगी। देखिए यूट्यूब तभी तो अलाउ कर रहा है आई फ्रेम, अदरवाइज वो अलाउ ही नहीं करता। तो इसमें मतलब ये ऐड भी आएगी, यूट्यूब यही चल इसमें रही है। हाँ, इसमें वो नेक्स्ट वीडियो पर भी ले जाएगा। देखिए जब मैं वीडियो कंप्लीट करूंगा, मान लीजिए जैसे ही मैंने वीडियो कंप्लीट किया, है ना, तो आप जैसे ही पॉज कर रहे हैं देखिए वो अदर सजेशन भी दिखा रहा है, यानी मैंने एम्बेड तो एक ही वीडियो की थी, बट अब ये किसी और क्रिएटर की वीडियो भी यहाँ पर आ रही है। यूजर चाहे तो यहाँ से कुछ कुछ और भी देख सकता है ना, अलग अलग चीजें वो कोई भी यहाँ पर क्लिक कर सकता है। अब देखिए जो यूट्यूब है वो भी अपना इंटेलिजेंस लगाएगा, वो ये चाह रहा है कि यूजर उसकी वीडियो देखे, तो वो जो कर सकता है वो करेगा। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे कोई वीडियो एम्बेड करना है या उसका कोई कंटेंट एम्बेड करना है तो मैं कर पाऊँ। जी साक्षी जी। सर अभी आपने बोला कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आई फ्रेम की मदद से जो वेबसाइट है वो सारे जगह एम्बेड कर रहे हैं, तो हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं वो जब आई फ्रेम में हम ऐड करते हैं, तो इंटरेक्टिव भी देखिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर जो मुझे लिंक्स दिख रहे हैं, लिंक्स क्लिकेबल हैं। मैं क्रिकेट पर क्लिक करूंगा तो मैं अंदर ही देखिए सब कुछ चेंज हो रहा है। मैं क्रिकेट, ये दूसरे वाला जो क्रिकेट है इंसेक्ट, उस पर चला गया। यूट्यूब में मैंने दिखाया, मैं किसी भी और वीडियो पर क्लिक कर दूंगा, मैं कहीं पर और क्लिक करूंगा तो ये वीडियो इसने बेसिकली नेक्स्ट उसमें खोल दिया। यानी यूट्यूब की प्रॉपर्टीज हैं कि वो आपको कितना इंटरेक्ट करने यहाँ पर दे रहा है। बट यहाँ पर देखिए इसके जो अंदर के कंट्रोल्स हैं ये भी तो इस वेबसाइट के अंदर ही है, जो प्लेयर के कंट्रोल्स हैं, मैं सब कुछ यहाँ पर कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। दिस विल बी जस्ट, यूजर को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई और वेब पेज है। दिस विल बी लाइक एनी अदर वेब पेज। ओके, थैंक यू सर। जी श्रीकांत जी। सर आप अभी बोल रहे थे कि जो भी यूट्यूब का वीडियो हम अपना वेबसाइट पे डालते हैं तो वहाँ पे ऐड दिखता है, लेकिन आपने जो डाले है सर वहाँ पे तो ऐड नहीं दिखता है। आपकी सेम वीडियो जो यूट्यूब में है वो आपकी वेबसाइट में सेम है, तो वहाँ पे तो ऐड नहीं दिखता सर, क्योंकि मैंने देखा था जितना मैं यूट्यूब में आपके देखिए HTML का कोड। ये मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, ये यूट्यूब का अपना काम है। तो हर सेम वीडियो को आप 10 बार चलाएंगे अलग अलग ऐड आएगा, कई बार ऐड नहीं आएगा। तो वो इस बार बाई चांस ऐड नहीं आया है, अब हो सकता है बाद में पेज रिफ्रेश करके चलाएं तो फिर से ऐड आ जाए। आपकी वेबसाइट में नहीं आता है? वेबसाइट में नहीं आता है मतलब वेबसाइट में भी सर आपने कोर्स के साथ साथ यूट्यूब का वीडियो भी आपने ऐड कर रखा है ना सर? जी। तो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं चलता है, तो अपन फोकस होके देख सकते हैं। वहाँ पे ऐड आता है ना तो डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए मैं आपकी वेबसाइट में ही आके देखता रहता हूँ, तो यहाँ पे ऐड नहीं आती है। अच्छा देखिए, मैंने कुछ स्पेशल इसमें नहीं किया है।
ये यूट्यूब कर रहा है जो भी कर रहा है, या ऐसा हो सकता है जो जो बेसिकली मेरा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ इसमें स्पेशल कंडीशन डाला हुआ हो। बट मेरा ऐसा मानना है अगर यूट्यूब इस तरह से लोगों को अलाउ करेगा कंटेंट एम्बेड करना विदाउट एड्स के, तो सब लोग यही कर रहे होंगे, है ना। कल को मैं एक नया यूट्यूब वर्जन लॉन्च कर दूंगा जिसमें बोलूंगा दिस इज यूट्यूब विदाउट एड्स, प्लीज देखिए, सिर्फ मेरे मेरे वाले पेज पर ही आकर देखेगा, और मैं अपने एड्स ऊपर और साइड में लोगों को दिखा रहा हूँ, वीडियो ब्लॉक करके ऐड नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। और मैंने एम्बेडेड वीडियोज में पहले भी एड्स देखे हैं, तो एड्स दिखते हैं। मुझे पता नहीं कि बाई चांस आपको अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है कि एड्स नहीं दिखा रहे। थैंक यू। जैसे सर हम लोग वीडियो यहाँ आई फ्रेम में से यूट्यूब वाला लिंक लेके लगा दिया, फिर इसके बाद जैसे हम अपना फुल फंक्शन ऑपरेशन करने के लिए दे डाउनलोड करने के लिए क्या यहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं सर? नहीं मैं समझा अशोक जी आपका क्वेश्चन। जैसे कि सर यहाँ से यूट्यूब का लिंक, हम वीडियो का लिंक दे दिए, हम खुद अपडेट करना चाह रहे हैं कि हमें क्या दिखाना है क्या नहीं, जो करना है हम खुद कर रहे हैं। फिर जो डाउनलोड का ऑप्शन आता था इसके पहले वीडियो हम लोग खुद से वीडियो लगाते थे, फिर वहां से हम लोग डाउनलोड का ऑप्शन देते थे, फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन देते थे। फिर वो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से क्या वो ऑप्शन दे सकते हैं डाउनलोडिंग का, कि ऐसे नहीं यहाँ से कर देखिए सकते हैं? अगेन आप ये समझिए, यहाँ जो भी ऑप्शंस हैं ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये यूट्यूब के ऑप्शंस हैं। मैं मान लीजिए वो सेम ऑप्शन क्या मैं यहाँ दे सकता हूँ कि आप विकिपीडिया डाउनलोड कर लीजिए। मैंने तो यहाँ ये भी नहीं लिखा कि ये कोई वीडियो है। अगर हम वीडियो प्लेयर बना रहे थे अपना, वहां जो हम ऑप्शंस दे रहे थे वो हम दे सकते थे, बट ये कंटेंट कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम इसमें बहुत ही बेसिक चीजें कंट्रोल कर सकते हैं कि इसका साइज क्या होगा पेज पर, हम इसको क्या क्या परमिशंस देंगे, दैट्स इट। अगर यूट्यूब जैसे चाहेगा सर कि डाउनलोड बटन हो। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है ना, जो वहां पे अपडेट कर रहे थे टैग लगा रहे थे, यहाँ पे वो टैग लगा के देखिए क्या वो आपके अपडेट कहने कर का सकते हैं? आपके कहने का क्या मतलब है वो मैं समझ गया, मेरे कहने का क्या मतलब है वो भी समझने की कोशिश करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां वीडियो हम अपनी लगा रहे थे, इस और वीडियो प्लेयर हमारा अपना था, इसलिए हम वहां पर कंट्रोल दे पा रहे थे। यहाँ हमने वीडियो प्लेयर लगाया ही नहीं है, यहाँ हमने सिर्फ एक आई फ्रेम लगाया है। कल को यूट्यूब अगर चूज करे कि इस पेज पर वीडियो दिखेगा ही नहीं, इस पेज पर तो जाकर कुछ टेक्स्ट दिखेगा, तो हमारी वेबसाइट उसके बाद वो टेक्स्ट दिखाने लगेगी। हमने यहाँ पर वीडियो एम्बेड नहीं किया है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक आई फ्रेम लगाया है। उस आई फ्रेम के अंदर क्या आएगा वो यूट्यूब डिसाइड करेगा इस लिंक के द्वारा। इस लिंक पर यूट्यूब ने जो भी होस्ट किया हुआ है वही दिखेगा। दिस इज नॉट अ वीडियो, ये वीडियो है, ये अच्छा यूट्यूब का चॉइस है, ये हमारा चॉइस नहीं है। अच्छा बस साली यहाँ पे हम लोग आई फ्रेम दे सकते हैं, जो भी करेगा मतलब जिसकी वेबसाइट रहेगी वो अपडेट करेगा, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जी सर, थैंक यू सर। जी शिव शरण जी। सर जो विकिपीडिया के लोगों के बगल में एक लाइन है, वो कैसे मतलब करते हैं? विकिपीडिया के लोगों के बगल में क्या है? ये 3 लाइन है, उसके मतलब ऑप्शन आता है ना क्लिक करने के बाद, हाँ तो उसको वो कैसे हम करते पढ़ेंगे जब आगे चल के मॉडर्न यूआई देखेंगे। ये एक बटन है जिससे एक दूसरा यूआई पॉपअप हो रहा है ना। वैसे मैं देख रहा था पोर्टल पे आप बाकी लोगों को कमेंट करते हैं, जिसने कोई क्वेश्चन पूछा हो कि जाओ गूगल कर लो आप भी गूगल कर लीजिए। सर? अरे मैंने भाई किसी की हेल्प कर समझ नहीं सकते हो पा तो रहा हेल्प था। कर दो, ये क्या जवाब हुआ कि जाओ गूगल कर नहीं लो। सर, समझ नहीं आ रहा था, मैंने गूगल किया था अभी। ठीक है। ओके हाँ सर। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम ये भी देखेंगे अलग अलग तरह के ऑप्शंस कैसे बनाए जाते हैं, फ्लोटिंग मेन्यू कैसे बनता है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो रहा है, कहीं जगह मेन्यू साइड से आता है, कहीं जगह नीचे से आता है। हर तरह के मेन्यूज बनाना हम देखेंगे जब हम रिएक्ट पढ़ रहे होंगे। सर हम अपना वीडियो प्लेयर नहीं लगा सकते यूट्यूब वीडियो के लिए, मतलब वो जो वीडियो प्लेयर देगा वही हमें लेना पड़ता है, राइट? करेक्ट। हम नहीं बना सकते हमारे वेबसाइट के लिए एक वीडियो प्लेयर बना दिया और उसका जो वीडियो है वो यूट्यूब से ले लेगा, ऐसा नहीं होगा? नहीं यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको भी तो पैसा बनाना है ना। वो अपनी वेबसाइट पर अपने सर्वर पर समझिए वीडियो होस्ट करेगा, आपके यूजर्स को दिखाएगा, आप उसको क्या देंगे? लिंक लगाना प्रॉब्लम नहीं है, आप Amazon पर अपने आप होस्ट करिए, अपना सर्वर लीजिए, वहां वीडियो होस्ट करिए, उसके बाद उसका लिंक लगाइए, पर आपको फिर उसके लिए पैसा देना पड़ेगा जो सर्वर वहां पर चल रहा है। यूट्यूब जो अपने सर्वर्स मेंटेन कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, आप उसको क्या देंगे? वो एड्स से मतलब रेवेन्यू करेगा हमारे यहाँ पर जो एड्स है। करेक्ट। तो ये हुआ दोस्तों आई फ्रेम। इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज है, इसको ट्राई करिएगा, है ना। कल हम ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स, है ना। इसके बारे में जो एक्सरसाइज है इसको करिएगा। फिलहाल अभी हमारे पास टाइम है तो हम आगे चल के भी थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक भी जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में अब हम देख रहे होंगे अलग अलग टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, यानी टेक्स्ट को हम वापस आ गए हैं CSS पर, है ना। HTML का हमने पोर्शन वहां पर एंड कर दिया है।
HTML टोटल खत्म नहीं हुआ है, बट अगेन हम अब बार बार ऐसे ही करते रहेंगे, कुछ HTML पढ़ेंगे, कुछ CSS पढ़ेंगे, बाद में JS को भी मिक्स कर लेंगे, है ना। ये जो खिचड़ी हम बना रहे हैं इसमें बाद में JS भी आ जाएगा, फिर JS पढ़ेंगे, फिर HTML पढ़ेंगे, फिर CSS पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ती जाएगी कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो बेस्ट सीक्वेंस है उसमें हम पढ़ते रहेंगे। तो हम वापस आ गए CSS पर, और आज हम CSS में क्या देखेंगे, और हम CSS में देखेंगे कि अलग अलग बेसिकली टेक्स्ट की हम क्या क्या प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ नीचे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 3 हेडिंग्स बेसिकली यहाँ पर डिफाइन की हैं, H3 H3 H3, है ना। और उनके अंदर क्या है, बस हमने लिखा हुआ है box 1 box 2 box 3। अब यहाँ पर आप नॉर्मल टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं, डिव डिफाइन कर रहे हैं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए अगर आप आउटपुट में देखेंगे, एक जगह जो टेक्स्ट है वो बीच में दिख रहा है, एक जगह जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में दिख रहा है, एक जगह जो टेक्स्ट है वो राइट में दिख रहा है। तो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अगर आपने कभी काम किया हो टेक्स्ट में, वहां क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं कि टेक्स्ट को एकदम लेफ्ट साइड से अलाइन कर दो, एकदम राइट साइड से अलाइन कर दो, या टेक्स्ट को एकदम सेंटर में रखो। तो इस तरह का जो आपको बेसिकली कोई भी काम करना है वो आप यहाँ कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के साथ। तो एक बार हम इसको दूसरे थोड़ा यहाँ अलग तरह से हमने दिखाया, एक बार दूसरे तरह से यहाँ चलाकर देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि यहाँ उसका जो आउटपुट है वो किस तरह से आ रहा है। तो नंबर 8 को मैं बंद कर देता हूँ, फिलहाल हम यहाँ एक नया फोल्डर बना लेते हैं 1 के अंदर, जिसका हम रख लेते हैं नाम 9 टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। देखिए मेरे को तो बच्चों का काउंट देख के ये पता चल रहा है कि मैच शुरू हुआ या नहीं। ये सारे बच्चे अभी तक क्लास में, तो मुझे लग रहा है मैच अभी भी शुरू नहीं हुआ होगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। ऑलराइट, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे मान लीजिए text.html। और अब क्योंकि हमको दोबारा काफी ज्यादा CSS के साथ काम करना होगा तो यहाँ एक स्टाइल फोल्डर भी बना लेते हैं। स्टाइल्स हो गया सर स्टार्ट, अच्छा जी मैच स्टार्ट हो गया, फिर भी बच्चे यहाँ पर हैं। इंडिया बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, text.css। अब मुझे ये नहीं पता बैटिंग कर रहा है, अब मुझे ये नहीं पता, अच्छा अभी टॉस ही हुआ है शायद, बॉल फेंकनी शुरू नहीं हुई है, उसके बाद देखेंगे कि कितने बच्चे यहाँ पर टिके हुए हैं। मैं देख लूंगा कौन कौन क्लास में इस पॉइंट के बाद छोड़ के जा रहा है। अब मुझे देखना है कि लोग मैच साइड में देख रहे हैं, अच्छा 9:15 स्टार्ट होगा, मुझे देखना है लोग मैच साइड में देख रहे हैं या मेरी क्लास साइड में देख रहे हैं। मेरी स्क्रीन पर मैच है ना, ये भी धीरे धीरे अभी पता चल जाएगा लोगों के रेस्पॉन्स के बेस पर। तो चलिए ये बन गया मेरा फाइल, इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे आई फ्रेम में एक डाउट है, जब आई फ्रेम में SRC में डायरेक्ट https www.youtube.com लिखता हूँ तो तब वो आता नहीं, लेकिन अब जैसे शेयर बटन से जब मैं आई फ्रेम कॉपी किया तब आ गया, लेकिन डायरेक्ट https www.youtube.com अगर लिखूंगा तो आता नहीं है, ऐसे क्यों है? अगेन वो YouTube का कंट्रोल है कि वो क्या दिखाना चाहता है क्या नहीं। 90% वेबसाइट्स जो आप एम्बेड करने की कोशिश करेंगे अपने आप को एम्बेड नहीं होने देंगे, है ना। तो वो इंडिविजुअल वेबसाइट अपने हिसाब से कॉल ले रहा है कि उनके लिए कहां पर एम्बेड होना बेनिफिशियल है, कहां पर एम्बेड होना बेनिफिशियल नहीं है, कहां कंफ्यूजिंग हो जाएगा यूजर के लिए एम्बेड होना। अगर कोई पूरा का पूरा यूट्यूब पेज ही एम्बेड करेगा तो हो सकता है वो आपका आईडी पासवर्ड चुराने की कोशिश करे, बाकी पेज यूट्यूब का दिखाए, ऊपर लॉगिन बटन अपना दिखा दे, आप गलती से वो लॉगिन समझकर वहां अपना आईडी पासवर्ड डाल दो, बेसिकली जो फिशिंग के तरीके होते हैं। इसलिए यूट्यूब क्या कर रहा है, वहां जहां उसका अपना फायदा है एम्बेड होने में, वहां वो बेसिकली आपको एम्बेड करने दे रहा है, बाकी जगह एम्बेड नहीं करने दे रहा। अगेन बाकी मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स अपने आप को एम्बेड नहीं करने देती। ये भी हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर ये हमारा वेबसाइट है तो हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपका अगर अपना वेबसाइट है तो आप कंट्रोल कर पाएंगे। सर जी मोहित जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया यूट्यूब वहाँ से ऐड अपने को हटाने नहीं देगा क्योंकि यूट्यूब ऐड से पैसे कमाता है, तो सर ब्रेव में तो ऐड ही नहीं आती, तो फिर कैसे क्या आप यूट्यूब उसको अलाउ कर रहा है? देखिए धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं कि ये चाहे ब्रेव है चाहे कोई और भी है, कहाँ देखिए सबका अपना अपना गेम है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो वीडियो अगर ऐड के बाद दिखा रहे हैं, आप ब्रेव पर चलाएंगे तो नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका बोलना है भाई अगर ऐड देखोगे तो ही मैं अपना जो काम है वो कर पाऊंगा, वरना नहीं करूंगा। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेयर है, आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना है, उसको ये पता है कि जो ऐड हटाने के लिए, देखिए आप नॉर्मल क्रोम के अंदर भी ऐड ब्लॉकर लगा सकते हैं, पहले तो उससे भी ऐड नहीं आता था, अभी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ऐड ब्लॉकर लगाते हैं तो ऐड नहीं आता है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो बंद क्यों नहीं करते। आप देख रहे होंगे बहुत सारे न्यूज वेबसाइट्स ब्लॉक कर देते हैं, जैसे ही आप कोई ऐड ब्लॉकर लगाकर खोलेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं पहले ऐड ब्लॉकर हटाओ मुझसे, मैं तभी आपको न्यूज दिखाऊंगा, क्योंकि उनके लिए वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। यूट्यूब ये सोच रहा है, यूट्यूब का पहला गोल यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है, यूट्यूब का पहला गोल ये है कि हर आदमी यूट्यूब यूज करे हर तरह की वीडियो देखने के लिए।
अगर उसके बाद में उसमें साथ में पैसा भी कमा पाऊं मैक्सिमम यूजर से, तो वो और अच्छी बात है। इसलिए वो क्या कर रहा है, मान लीजिए यूट्यूब प्लस प्रोग्राम दे रहा है, प्राइम प्रोग्राम दे रहा है, जो भी उनका प्राइम है, कि अगर आप सच में ऐड से बहुत ज्यादा परेशान है, आप मुझे ऐड के बदले जो मैं पैसा आपसे ऐड से कमाता, आप एक काम करो 200 रुपये महीना मुझे दे दो, उसके बाद अनलिमिटेड वीडियोस फ्री देख लो, है ना। तो वो आपको जज करना है कि क्या मैं पूरे महीने में जो 2 घंटे 3 घंटे के ऐड देख जाऊंगा इतने सारे यूट्यूब के साथ, क्या मेरा वो 3 घंटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 200 रुपये महीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं किसी और तरह से बेसिकली एड्स हटाकर अपने देखना चाहूंगा। तो यूट्यूब की पहली प्रायोरिटी ये है कि मेरी सर्विस जो है वो सबको देखनी चाहिए, मैं ऐड दिखा पाऊं या ना दिखा पाऊं वो मेरे लिए सेकेंडरी है। सर जैसे कि मैं ऐड हटा के आपकी वीडियो देख रहा हूँ, संजीत सर की वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं उनके रेवेन्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा? किनके रेवेन्यू में? सर जैसे यूट्यूब से इनकम होती है उसमें होता होगा, बट आप उसकी चिंता मत करिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप अपना टाइम बचाइए। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, है ना। तो अब हम देख रहे हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। देखिए टाइटल मैंने लगाया है, यहाँ पर जो पेज है वो एग्जैक्टली दिखने लगा है। पेज को हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, मान लीजिए मैं एक डिव बना लेता हूँ। यहाँ पर एक डिव मैंने बना लिया और इसमें मैं क्लास दे देता हूँ। मान लीजिए क्लास है मेरी टेक्स्ट अलाइन, है ना। या एक्चुअली नाम एकदम सेम हो जाएगा, मैं बस दे देता हूँ माई टेक्स्ट। माई टेक्स्ट, इसके अंदर कुछ हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर, लॉरेम 25, है ना। इतना सारा टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसके लिए मैं डिफाइन करना शुरू करता हूँ अपना स्टाइल, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉट सीएसएस को एम्बेड कर लेंगे, लिंक स्टाइल्स टेक्स्ट डॉट सीएसएस, ठीक है। टेक्स्ट डॉट सीएसएस यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ जाएंगे, क्लास को कैसे टारगेट करते हैं, डॉट लगाकर। तो मैंने कर दिया माई टेक्स्ट। माई टेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। अब अगर मैं सबसे पहले लगा दूं टेक्स्ट लाइन और उसको मैं कर दूं सेंटर, देखिए जैसे ही मैंने सेंटर किया क्या हुआ, जिस लाइन में जितना भी टेक्स्ट था सारा का सारा एकदम से कहाँ पहुंच गया, सेंटर में पहुंच गया। तो लास्ट लाइन में अगर पहला वर्ड लेफ्ट में था तो वो क्या हो गया है, यहाँ आ गया। यानी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लाइन क्या होता है, डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हैं, है ना। अगर मैं इसको कर दूं बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लाइन इज राइट, तो क्या होगा, सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो राइट में चिपक जाएगा। अब बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं, है ना। जैसे स्पेशली अगर उर्दू लैंग्वेज आप देखें, उर्दू भी मैं एक्चुअली एज्यूम कर रहा हूँ, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे पता है बहुत सारी जैसे फारसी लैंग्वेज है, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो राइट से लेफ्ट में लिखी जाती हैं, है ना। तो उस केस में क्या होता है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है टेक्स्ट का, ये कौन सी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, ब्राउजर उस हिसाब से डिसाइड करता है। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट लाइन मैंने राइट दिया, तो ये क्या हो रहा है, राइट से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर मैं लेफ्ट दे रहा था जो बाई डिफॉल्ट इंग्लिश के लिए, तो क्या हो रहा है, चीजें लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। यस सर, मोहम्मद फैसल जी बोल रहे हैं यस सर, उर्दू राइट टू लेफ्ट है। हाँ तो देखिए ये तो मुझे, मैं ऑथेंटिक मानकर चल रहा हूँ, है ना। मोहम्मद फैसल जी को पता होगा। तो ये क्या है, लेफ्ट टू, बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट टू राइट है। और अगर हम बेसिकली इसको सेंटर डिफाइन करेंगे तो सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर हम राइट डिफाइन करेंगे तो सारा का सारा टेक्स्ट राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट लाइन का मतलब समझ आया। यहाँ हमने क्या किया था, एक बॉक्स में करके दिखा दिया था, यानी हमने एक बड़ा बॉक्स दिखाया। अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे तो हमने उसमें हाइट दिया, विड्थ दिया, बैकग्राउंड कलर दिया। देने का कोई देना जरूरी नहीं था, जबरदस्ती नहीं था, बस हम यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे थे कि टेक्स्ट अलाइन आप कहीं पर भी कर सकते हैं। कोई बहुत छोटा टेक्स्ट हो तब भी कर सकते हैं, है ना। आप उसमें लेफ्ट करिए, राइट करिए, बीच में करिए। अगर टेक्स्ट एरिया बड़ा है, टेक्स्ट छोटा है, तब भी आप अलाइन कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट ज्यादा है उसको भी आप अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। यूजेज क्या है इसका, दिस कंट्रोल्स द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट विद इन एन एलिमेंट। वैल्यूज क्या है, कैन टेक वैल्यूज लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई, है ना। और विजुअल अपील क्या है, एनहांसेस रीडेबिलिटी एंड विजुअल अपील बाय ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट को बस ऑर्गेनाइज करता है, नीटली ऑर्गेनाइज कर देता है, जिससे आप इसको देख सकते हैं। और टेक्स्ट की क्या प्रॉपर्टी है, एक है टेक्स्ट डेकोरेशन, है ना। यानी टेक्स्ट को आप डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन की आप क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं, नन, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। आप कहीं भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, आप बोल दीजिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो क्या होगा, टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगी। आप बोल देंगे ओवरलाइन, तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी। आप बोल देंगे लाइन थ्रू, यानी लाइन थ्रू का और दूसरा नाम क्या होता है इसका, स्ट्राइक थ्रू, है ना। हमने स्ट्राइक वो भी देखा था जो हमारा HTML का टैग था, तो वो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है। वो CSS से कैसे करेंगे, आप दे दीजिए टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, तो क्या होगा, लाइन थ्रू बन जाएगी, है ना। इसमें मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, मान लीजिए जो सेम हमने यहाँ पर लिखा है, अब मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पर, मैं दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, है ना। मैंने दिया टेक्स्ट डेकोरेशन। अब हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए अंडरलाइन। क्या हुआ, देखिए पूरे के पूरे टेक्स्ट के नीचे क्या आ गई है, अंडरलाइन आ गई है। अगर मैं क्या दे दूं, ओवरलाइन, तो टेक्स्ट में हर जगह
लाइन ऊपर आ गई है, यानी यहाँ क्या आ गया है, ओवर लाइन आ गई है। और अगर हम दे देंगे लाइन थ्रू, क्या हुआ है, पूरे के पूरे टेक्स्ट पे से देखिए कटा हुआ टेक्स्ट आ गया। कई बार ये भी किस लिए जरूरी होता है, आपके दिखाना चाहते हैं कि कोई करेक्शन किया गया है। जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, आजकल तो खैर किसी को फर्क नहीं पड़ता न्यूज़पेपर में भी, बट पहले अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज गलत छप जाती थी तो न्यूज़पेपर नेक्स्ट दिन ये बेसिकली मान लीजिए उसका माफीनामा या सॉरी लिखकर छापते थे कि भाई ये हमसे गलत छप गया है, ये करेक्शन है, ये हम करेक्ट कर रहे हैं। आज भी बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि अगर उनसे वेबसाइट पर भी कुछ पहले गलत पब्लिश हो जाता है तो क्या करते हैं, वो लिख कर रखते हैं फिर भी ताकि वो पढ़ा जा सके, बट देन उसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, यानी लाइन थ्रू कर देते हैं। उसके बाद एक्चुअल चीज लिखते हैं कि ये मिस्टेक थी, ये हमने करेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि पुराना जो मिस्टेक था वो मिटा दो उसके बाद हम अगली जगह पर आ जाए, है ना। तो इसका भी कोई काम है जिसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, मान लीजिए अंडरलाइन या कुछ भी, है ना। देखिए एक चीज हमने यहाँ पर आपके नोट्स में और दिखाई है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या देखिए शशांक जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर आप कहीं पर प्राइस स्लैश दिखाना चाहते हैं, यानी प्राइस रेट दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले ओरिजिनल प्राइस लिखते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं, बोलते हैं सेल आ गई है, और उसके बाद कोई और नया प्राइस लिख देते हैं, है ना। तो वहां पर आप ओरिजिनल प्राइस भी दिखाना चाह रहे हैं और उसके बाद कम वाला प्राइस भी दिखाना चाह रहे हैं। एक चीज क्या है, देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन भी कुछ केसेस में बाय डिफॉल्ट आती है, यानी अगर आप किसी भी चीज को लिंक बना दें, हम यहाँ वापस आकर इसको फिर से देखते हैं। मान लीजिए ये हमने पहले लिखा था, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक लिंक बनाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एंकर टैग यूज करेंगे। एंकर टैग यहाँ पर href क्या है, मान लीजिए https://www.kgcoding.in, है ना। ये हमने एक लिंक बना दिया और उसका मैंने नाम रख दिया है, मान लीजिए गो टू KG कोडिंग, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, ऊपर में थोड़ा 1-2 BR लगा देता हूँ, एक से काम चल जाएगा। देखिए ऊपर वाले पर तो हमने स्टाइल लगाया है, पर नीचे वाले पर तो स्टाइल नहीं लगाया। पर जो भी लिंक्स हैं उनको वो लिंक की तरह लगे देखने में, उनको बाय डिफॉल्ट क्या बनाया जाता है, उनको बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन बनाया जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं इसके लिए भी क्या डिफाइन कर लेता हूँ, आईडी डिफाइन कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ माई लिंक, है ना। या इसका नाम हम कर देते हैं KG लिंक, नॉलेज गेट लिंक। मैंने कर दिया KG लिंक। आईडी इस बार मैंने डिफाइन किया है। मैं वापस आता हूँ CSS में, यहाँ लिख देता हूँ KG लिंक, और हम मैं यहाँ क्या दे दूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन ना। देखिए जैसे ही मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन दिया, क्या हुआ, ये लिंक है अभी भी, पर इसके नीचे से जो अंडरलाइन है वो हट गई है। तो अगर आप कोई भी चीज को एंकर टैग बना रहे हैं तो एंकर टैग क्या कर रहा है, लिंक जो आपका है वो क्या कर रहा है, वो बाय डिफॉल्ट उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन ऐड कर देता है विच इज अंडरलाइन। आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं। अब मेरा लिंक बन गया है जो कि थोड़ा सुंदर लग रहा है। देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स पर आजकल जो लिंक होते हैं, हर चीज लिंक होती है, आप जिस भी चीज पर क्लिक करते हैं वो लिंक होती है, बट हर चीज के नीचे अंडरलाइन नहीं होती। वो कैसे अचीव किया जाता है, वो CSS से इसी तरह अचीव किया जाता है। कैसे, आप वहां पर टेक्स्ट डेकोरेशन को नन दे सकते हैं। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन दूंगा, क्या होगा, इसके नीचे की जो अंडरलाइन थी वो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो क्या है, मॉडिफाइज द अपीयरेंस ऑफ इनलाइन टेक्स्ट। ऑप्शंस इंक्लूड नन हमने देख लिया, अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड लाइन थ्रू। तो ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। कॉमनली यूज टू रिमूव अंडरलाइंस फ्रॉम हाइपरलिंक्स फॉर एस्थेटिक पर्पसेस। एस्थेटिक मतलब लुक के लिए, कहीं आप लुक अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे लिंक के अंदर अंडरलाइन ना दिखे, आप वहां पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टाइल, यानी टेक्स्ट डेकोरेशन तो आपने बता दिया कि भाई अंडरलाइन कर दीजिए, बट उसको भी आप फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसका स्टाइल भी क्या होगा। तो अगर आप यहाँ एग्जांपल में देखेंगे, देखिए हमने क्या किया है, सबके सब बॉक्सेस में यानी सारे के सारे टेक्स्ट में हमने क्या किया है, टेक्स्ट डेकोरेशन तो बोला है अंडरलाइन, बट अंडरलाइन भी आप कई तरह की कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं डैश्ड होना चाहिए, डबल अंडरलाइन होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, या वेवी होना चाहिए, है ना। तो एक बार मैं सारे के सारे ऑप्शन आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन तो हम यहाँ कर ही रहे थे ऊपर वाले में, मान लीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, और एक और यहाँ पर ऐड कर देंगे क्या, स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल हम ऐड करेंगे। अब इसके अंदर क्या आएगा, मान लीजिए मैंने बोल दिया डैश्ड, तो अभी क्या हुआ, देखिए पूरे में क्या आ गया है, डैश 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 डैश, इस तरह से आ गया है। डैश की जगह हम क्या करेंगे, मान लीजिए वेवी बड़ा अच्छा लग रहा है, वेवी कर देते हैं। तो देखिए पूरे के नीचे कैसे आ गया, वेव्स बनकर आ गई हैं। जहां भी बस जो लेटर है वो थोड़ा नीचे आ रहा है, वो ऊपर चढ़ गया है, यानी उस केस में उसने लेटर को नहीं काटा, बट बाकी मेरे को पूरा वेवी यहाँ पर दिख रहा है ना। तो ये आपको समझ आ गया कि जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन आप करेंगे, अगर आप स्पेसिफिकली वहां पर कोई भी स्टाइल लगाना चाहते हैं, चाहे वो डैश्ड है, डबल लाइन है, सॉलिड है, बॉक्स है, सॉरी वेवी है, तो वो आप वहां पर स्टाइल अलग से उसका डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और क्या डिफाइन कर सकते हैं डेकोरेशन में, कलर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल डिफाइन किया, आप चाहते हैं लाइन का कोई पर्टिकुलर कलर भी हो, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। तो मान लीजिए इस केस में हम यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन कलर डिफाइन करना चाहें, तो हम कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और कलर क्या देंगे, मान लीजिए हम दे देते हैं ब्लू। तो देखिए ब्लू हो गया। आप स्पेसिफिक कलर चूज करना चाहते हैं तो कलर पिकर तो आपके पास है ही, ये कलर में पिक कर लेता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पिंक है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, पता नहीं पिंक है या नहीं, जो भी कलर है ना।
तो मैंने क्या किया, इसको अंडरलाइन कर दिया। हृदय जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको लगा कि केजी का मतलब किंडरगार्टन है। देखिए, मुझे रिसेंटली एक दो लोगों ने फीडबैक दिया है। पहले हम क्या कर रहे थे, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, बट मेरे भैया पहले से एजुकेशन इंडस्ट्री में है ना। मैं तो अभी इंडस्ट्री छोड़कर आया हूँ। वो 10 साल से पढ़ा रहे हैं। उनका यूट्यूब चैनल है गेट की प्रिपरेशन के लिए, जिसका नाम है नॉलेज गेट। तो मुझे लगा यार, नॉलेज गेट के लिए तो हम कर ही रहे हैं, तो मैं इसका नाम केजी कोडिंग लिख देता हूँ। अभी मेरे जो फर्स्ट बॉस हैं, उन्होंने मुझे ऐसे फोन किया, बोले यार कोई पहले कोई कंपनी आई थी, वो 5th के बच्चों को कोडिंग सिखा रही थी, तुम अब किंडरगार्टन को सिखा रहे हो। अभी कोई और आएगा जो पेट में ही, माँ के पेट में ही बच्चे को कोडिंग सिखाने लगेगा। तो मुझे उनको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा कि भाई केजी का मतलब किंडरगार्टन नहीं है, केजी का मतलब नॉलेज गेट है। तो ये हृदय जी पहले नहीं है जिनको ये कंफ्यूजन हुआ है ना। मेरे पुराने बॉस को भी ये कंफ्यूजन हो गया था, विच वॉज वेरी फनी। अगर मैं पहली बार आपसे सुनता तो मुझे थोड़ा अजीब लगता, बट क्योंकि मैं पहले सुन चुका हूँ तो मुझे ये पता चल गया कि ब्रांडिंग का जो आइडिया है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एनी तो हमने यहाँ पर देख लिया टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल देख लिया, और टेक्स्ट डेकोरेशन कलर देख लिया। यार 9 बच्चे कम हो गए, मैच शुरू हो गया क्या? सर मेरे में वर्क नहीं कर रहा है। क्या नहीं वर्क कर रहा है? टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल बेबी, तो बेबी अंडरलाइन आ ही नहीं दिया। आप जो कोड है उसका स्क्रीनशॉट लेकर डालिएगा, बिल्कुल हम देखकर बताएंगे क्या गड़बड़ है ना। वो जो पोर्टल है उस पर एक पोस्ट बना दीजिए, टेक्स्ट जो कोड है या तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर डाल दीजिए, एनीथिंग वर्क्स। तो एक बार किसी और ब्राउजर में भी वैसे खोलकर देखिएगा। वैसे ये जितना मुझे पता है वेवी जो है ये हर जगह सपोर्टेड है, तो हर जगह चलना चाहिए। यश सर के साथ क्या रिलेशन है सर का? यश सर के साथ देखिए वही रिलेशन है जो मेरा और आपका रिलेशन है। यानी यश सर संची सर के स्टूडेंट हुआ करते थे ग्वालियर में जब सर पढ़ाते थे। तो ऐसे हम करते रहते हैं, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं उनको हायर करते रहते हैं, मौका देते हैं। अगर कोई भी एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं कंपनी में, आप चाहे टीम मैनेज करने में इंटरेस्टेड हो, वीडियो एडिटर हो, हम हमेशा जब भी हायरिंग करते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं जिनको हमने ये क्लेम किया है कि हमारे हिसाब से अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है, आपने पढ़ाई ठीक से किया है, तो आप काबिल हो गए हैं, अगर हम भी उनको हायर ना करें तो फिर जो हमारा क्लेम है वो गड़बड़ है। तो हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है उसी से हायर करते हैं, हमको जब भी कंपनी में किसी को भी हायर करना हो। बिल्कुल जी, टीचिंग के लिए भी हायर करते हैं, बट अगेन उसमें हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं क्योंकि टीचिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। पर यश सर लाइक उनमें से हैं जो हु वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड उन्होंने बहुत अच्छा किया, अपना यूट्यूब चैनल पे भी बहुत अच्छा किया, कोर्स में भी बहुत अच्छा किया। तो आप देख रहे हैं कि वो भी बिल्कुल इक्वल प्लेटफॉर्म में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। वो कोई नॉलेज गेट के एम्प्लॉय नहीं है, ही वर्क्स विद अस एज अ पार्टनर। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया टेक्स्ट डेकोरेशन कलर भी, है ना। तो हमको समझ आ गया कि टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ साथ हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने डेकोरेशन डिफाइन की है उसका कलर भी यहाँ पर डिफाइन हो सकता है ना। तो ये हुआ टेक्स्ट डेकोरेशन। और क्या है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, है ना। हृदय जी पूछ रहे हैं, कैन यू गिव सम सॉर्ट ऑफ वर्क दैट वी कैन डू। देखिए, हम अभी ऐसा काम तो हम जनरली सब बच्चों को नहीं दे पाते हैं, सब लोगों को नहीं दे पाते हैं, बट एक काम जो हम डेफिनेटली करेंगे इस कोर्स में भी वो ये है कि हम कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे। मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीक प्लान कर रहा हूँ पहले गिटहब के बारे में एक सेशन लेने की, है ना। सिर्फ गिटहब नहीं, गिट के बारे में एक सेशन लेने की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको गिट आता है, बट उनको गिट आता नहीं है ना। तो मैं थोड़ा कोशिश ये करूंगा कि थोड़ा सा डीप में गिट एक बार समझाया जा सके, बहुत सारी चीज समझाई जा सके, इंटरनली गिट कैसे चलता है, वर्जन कंट्रोल कैसे चलता है, उस पर बात की जा सके, उस पर डिस्कशन हो सके। एक बार जब वो हो जाएगा तो जो भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे हम कोशिश करेंगे वो गिटहब पर रेपोज बनाकर करें और सब लोग उसमें अपना कोड जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाए। मैं जनरली ये काम करूंगा कि जो भी आप लोग कोड इंडिविजुअली कोई भी सबमिट कर रहा है, मैं देखूंगा वो अच्छा है बुरा है, उसको मर्ज करते रहेंगे और एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट निकल कर आएगा। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी वहाँ, कोलैबोरेशन में कैसे काम करना है, दूसरे का कोड पढ़ना है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें हम वहां पर कर रहे होंगे। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम डेफिनेटली करेंगे जो हम गिटहब पर बेसिकली एज अ कोलैबोरेशन। सोचिए छोटी सॉफ्टवेयर टीम्स भी जो होती हैं उनमें भी ओवर द टाइम 20, 30, 40 लोग कोड लिखते हैं। हम यहाँ पर कम से कम 100-150 लोग एक ही कोड को एडिट कर रहे होंगे, डेली बेसिस पर लिख रहे होंगे, इंप्रूव कर रहे होंगे, एक दूसरे के बग्स दूर कर रहे होंगे, एक दूसरे के कोड में बग्स डाल रहे होंगे, है ना, बाय मिस्टेक डाल रहे होंगे बट डाल रहे होंगे। तो जो फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा बनना चाहिए, पर एक आध प्रोजेक्ट में हम डेफिनेटली उसको ट्राई करेंगे। हृदय जी कह रहे हैं सर आई अंडरस्टैंड गिट एंड गिटहब। बिल्कुल जी, देखेंगे क्लास में कि किसको कितना अंडरस्टैंडिंग है। मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना, पर मेरे को भी एक्चुअली ऐसा लगता था कि मेरे को गिट एंड गिटहब बहुत अच्छे से आता है। बट मेरे एक मेंटर थे सेकंड कंपनी में जिन्होंने
मुझे बिठाकर समझाया और उस दिन मुझे समझ आया कि मुझे गेट एंड गिटहब यूज करना तो जरूर आता था, पर मुझे गेट एंड गिटहब अंदर से किस तरह से चलता है ये नहीं आता था, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा डिस्कशन हो पाए, अगेन वो यूजेज के लिए जरूरी नहीं है, बट कई बार अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो काफी ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि अंदर चीजों को किस तरह से यूज करना है। देखिए पार्टिसिपेंट गिरते जा रहे हैं यार, अगर मैच शुरू हो जाए और बहुत ज्यादा कम लोग हो गए हो क्लास में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा। अगर आप पैरेलली मैच देख रहे हैं, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बता दीजिएगा। अच्छा, मैच हैज बीन स्टार्टेड, लोकेश का चीज बोल रहे हैं। सर All बोल right. रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर जस्टिफाई जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यूज होता है? टेक्स्ट वो एक अलाइन बार वो सुजीत जी आपके लिए होमवर्क है, एक बार ट्राई करिएगा और पोस्ट लिखकर बताइएगा वो किस लिए है। औरंगजेब जी आपने काफी देर से हाथ ऊपर किया हुआ है, प्लीज। सर ये थोड़ा बैक पेज पे एक बार जाइएगा, जो पीपीटी आपने अच्छा। ओपन किया हुआ है ना। और पीछे जाना है, नहीं बता नहीं नहीं, दीजिएगा मुझे कहाँ। बस ओके ठीक है। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था कि जो सबसे पहले स्टाइल के नीचे हमने डॉट बॉक्स लिया हुआ है ना, तो आई थॉट कि हम तो डॉट तो क्लास के लिए यूज करते हैं, तो मैंने नीचे ध्यान नहीं दिया था कि बॉडी में हमने अच्छा, क्लासेस हमने भी। दोनों डिफाइन किया हुआ है कि यस अंडरलाइन एक सब में आ जाए एंड सिर्फ कलर हमको डिफाइन आईडी करना हमने है। डिफरेंट लिए हुए हैं, बट क्लासेस हमने सबका अलग एक किया हुआ है। ठीक है क्लियर है। ऑलराइट, तो ये हो गया टेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पर, है ना। ये लास्ट पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ा क्लास 10-15 मिनट पहले छोड़ दूं, जिसको मैच देखना है वो देख पाए, है ना। पर एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो देखिए ये भी बहुत जगह यूज होता है कि टेक्स्ट आपके पास किस फॉर्म में आया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं वो हम सीएसएस में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ वैल्यूज हम इसकी क्या क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज या नन। तो नन तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। पर आप एक बार दोबारा से यहाँ कोड देखिए, देखिए हमने क्या लिखा है। पहले में हमने लिखा है फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, और सब में क्या लिखा है, सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल है। इवन सेकंड जो वर्ड है उसका पहला लेटर भी स्मॉल है। पर देखिए मैंने क्या किया, बॉक्स 1 में मैंने आईडी टारगेटिंग किया और बोल दिया अपर केस। तो जब फाइनल टेक्स्ट दिखा है वो कैसे दिखा है, पूरा का पूरा अपर केस में दिखा है। अगर हम सेकंड बॉक्स देखें वहां हमने क्या बोल दिया, लोअर केस। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए एस बी स्मॉल केस में हो गया, कैसे, सब स्मॉल केस में दिखा है। फिर हमने बोला कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का क्या मतलब है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, थर्ड बॉक्स में बी हमने जहां ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा था वहां बी स्मॉल था, बट फाइनली बी कैपिटल हो गया। नन का मतलब है आप बेसिकली डिफाइन करिए या नहीं करिए, जिस तरह से टेक्स्ट ओरिजिनली लिखा हुआ था उसी तरह से टेक्स्ट दिख रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो। वैसे काफी पुराना है, 8-9 महीना हो गया, मुझे पता नहीं अब वो चेंज हो गया या नहीं। पर जब मैंने मिंत्रा वाला प्रोजेक्ट किया था, देखिए यहाँ पर जो इसकी हेडलाइन है, माफ कीजिएगा, जो हेडर है उसमें देखिए सब चीजें कैसे दिख रही हैं जो लिखी हुई हैं, सब जो पूरे के पूरे मेन्यूज हैं वो कैपिटल में लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूँ, देखिए मिंत्रा डायरेक्टली तो इंस्पेक्ट करने देता नहीं है, तो हम जाते हैं डेवलपर टूल्स में। इस पेज को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, माफ कीजिएगा। डेवलपर टूल्स में हम गए, हम पिक करते हैं, मैं जाता हूँ इस ब्यूटी पर, है ना। अब ये हम टेक्स्ट पढ़ा करते हैं। देखिए ब्यूटी लिखा कैसे हुआ है, ब्यूटी जब हम एक्चुअल कोड में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बी कैपिटल लिखा हुआ है, बाकी सब स्मॉल में लिखा हुआ है। बट हमको दिख कैसे रहा है ब्यूटी, यहाँ पर पूरा का पूरा कैपिटल में दिख रहा है। तो अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, इस पर हमने क्लिक किया हुआ है, और मैं अब नीचे इसकी सीएसएस जाकर चेक करूं इसमें सीएसएस क्या 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 है, तो देखिए यहाँ पर हमको दिख जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो ये इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, इसीलिए ये जो ब्यूटी है, ये लिखा हुआ था बी कैपिटल बाकी सब स्मॉल, बट दिख रहा है हमको कैपिटल। यहाँ से हम किसी भी चीज को अनचेक कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ ये प्रॉपर्टी जरा अप्लाई मत कीजिए। देखिए जैसे ही मैंने इसको हटा दिया, लेफ्ट में अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, आप कीजिएगा, है ना। मेन वाले को ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होकर स्क्रीन से बाहर हो रहा है ना। तो हम मेन वाले पर चले गए। देखिए मेन लिखा किस तरह से हुआ है, अगर हम कोड के अंदर देख रहे हैं मेन भी ऐसे लिखा हुआ है, एम कैपिटल है, ई और एन स्मॉल है। बट अगर हम यहाँ जाकर इसकी सीएसएस देख रहे हैं, लिखा हुआ है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, मैं क्या करता हूँ, इसको अनचेक कर देता हूँ। तो देखिए मेन में क्या हो गया, ई और एन छोटा हो गया। मैं इसको अप्लाई करके अपर केस की जगह क्या कर दूं, इसको कर देता हूँ लोअर केस। तो देखिए क्या हुआ, पूरा का पूरा मेन छोटा हो गया, क्योंकि मैंने मेन क्लास में चेंज किया है। देखिए डेस्कटॉप -मेन इसने क्लास लिखी हुई है जो इसने इन सबको असाइन की हुई थी, मैंने उस क्लास में ही जाके प्रॉपर्टी चेंज कर दी। तो अब मैं इंस्पेक्ट हटा भी दूं तो देखिए क्या हुआ, सारे के सारे ऑप्शंस एक्चुअली लोअर केस में हो गए, है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो अब हम चीजें पढ़ रहे हैं फाइनली, ये प्रैक्टिकली बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी जो हैं ये सेम वही सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर यूज हो रही है। तो देखिए पूरा का पूरे मेन्यू की सारी चीजें कैसे हो गई,
स्मॉल केस में हो गई। यहाँ आपको ये भी समझ आया कि इसने आईडी में क्यों डिफाइन नहीं किया है प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी ये रीयूज करना चाह रहा है। तो मोस्टली सब लोग किस चीज में डिफाइन करते हैं, इसलिए हर चीज को क्लास में डिफाइन करते हैं। वही क्लास पूरे मेन्यू में सबको असाइन कर दी, और जो भी प्रॉपर्टी, जो भी टेक्स्ट साइज, जो भी फॉन्ट, जो भी अप्लाई करना है एक ही बार किया, और बाकी हर जगह उसको यूज कर लिया। अब देखिए जैसे ही मैं मिंत्रा को रिफ्रेश करूंगा क्या होगा, जो मेरे लोकल चेंजेस है वो हट जाएंगे, और क्या होगा, ये सारे के सारे दोबारा कैपिटल हो जाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, सारे के सारे दोबारा कैपिटल हो गए, है ना। तो इसका प्रैक्टिकल यूज हमने देख लिया कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किस तरह से प्रैक्टिकली कहीं पर भी एप्लीकेबल है, कहीं पर भी वो यूज होता है ना। तो ये हो गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। देखिए टेक्स्ट तो अभी हमने शुरू किया है, काफी सारा पेंडिंग है। मैं बच्चे तो बोल रहे थे क्लास छुट्टी के लिए, तो छुट्टी तो हमने नहीं किया, बट आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं क्लास यहाँ पर एंड करूंगा, थोड़ा सा आपको मौका दूंगा थोड़ा चिल करने का, थोड़ा एक बार मैच देख लेने का। इंडिया का मैच है, मेरे हिसाब से भी थोड़ा अनफेयर है कि मैं पूरा जो मैच है, मैंने तो देखिए 8 बजे से ही क्लास लगाई थी, आपका पूरा मैच ही निकल जाता क्लास के टाइम पर। बट चलिए मेरी मोस्टली क्लास हो गई है, मोस्टली जो मैं पढ़ाना चाह रहा था वो मेरा काम हो गया है। अभी आप जाइए मैच थोड़ा एंजॉय करिए, पर जो इसके बाद नोट्स जरूर देख लीजिएगा। मैं भी शॉर्टली 5-10 मिनट में नोट्स को अपलोड कर दूंगा। जो हमने एक एक्सरसाइज दिया था वो करिएगा। नेक्स्ट क्लास पहले एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन चल रहा है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट। वर्ड में चाहे इमेज पावरपॉइंट में कितना आसानी से मिल जाता है, बोल्ड हाई हाउ वो चीजें में ना चलेला। हेलो, मैं इनको म्यूट कर देता हूँ आई थिंक। जी रोहित जी। सर जैसे कि यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज, सर आप जैसे कि स्मॉल को कैपिटल किए, कैपिटल को स्मॉल किए हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग वर्ड में जैसे कि कैपिटल वर्ड में जाकर हम लोग फॉन्ट साइज वहाँ पे स्टाइल चेंज करते हैं ना, यहाँ पे भी हो सकता है कि नहीं उसका बॉर्डर। मेरे को नहीं समझ आया आप क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए। सर जैसे कि यहाँ पे हम लोग सर एक स्टेप पीछे जाइए ना। पीछे मतलब डेकोरेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं? सर जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट था ना सर, वहाँ पे सब कैपिटल था, ठीक। आप उसको स्मॉल किए हैं, ठीक। अगर वही हम लोग वर्ड में लिखते हैं तो वर्ड में हम लोग जो फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल, जैसे कि कैपिटल है तो उसको वो भी अदर लैंग्वेज में चेंज करते थे। यहाँ पे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे कि मंथली में आप किए थे, स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल में किए थे ना, अपर केस लोअर केस में। यार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, किसी और को समझ आ रहा है कि क्या पूछ रहे हैं? ऐसा हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा रोहित जी, एक बार जो अपना डाउट है ना, कई हेलो बार सर। डाउट को जब आप लिखने की कोशिश करते हैं तो सॉल्व हो जाता है। एक सेकंड समय दीजिएगा रविंद्र जी। जब आप डाउट को लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो थोड़ा थॉट प्रोसेस भी बनता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या पूछना है। एक बार लिखकर पोर्टल पर डालिएगा, मैं उसका पर्सनली रिस्पॉन्स करूंगा। जी रविंद्र सर वो यही पूछ रहे थे कि आपने मिंत्रा में जो किया था अपर केस और लोअर केस का, वो यहाँ पे आपने फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स जो लिखा है वहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो शायद से पूछना चाह रहे थे। वो तो दिख ही रहा है, वही तो किया हुआ है यहाँ पे। पिछले स्लाइड में आपने बॉक्स जो किए थे, बॉक्स 1 बॉक्स 2 समथिंग, वो शायद से वो पूछना चाह रहे थे। ये एग्जैक्टली सेम ही एग्जांपल नहीं है? हाँ तो हमें पता है, लेकिन वो शायद से यही पूछ रहे थे। अच्छा, मैं शायद ये अज्यूम कर रहा था, ये डाउट नहीं है। अगर रोहित जी यही आपका डाउट था कि जैसे फर्स्ट बॉक्स लिखा है ऐसे बॉक्स 1 बॉक्स 2 के लिए भी कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अंदर का टेक्स्ट क्या है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कोई भी, चाहे डिव है चाहे हेडिंग है कुछ भी है, अगर वहां पर आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देकर इनमें से कोई भी वैल्यू देंगे तो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं था तो एक बार उसको लिखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा क्लियर होगा आपको भी, थोड़ा सा क्लियर होगा हमको भी, उसके बाद मैं आपका रिस्पॉन्स करता हूँ, वरना मैं पर्सनली फोन करके आपको। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि नहीं इसमें? फर्स्ट बॉक्स है तो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? जैसे कि वर्ड में हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं ना, फॉन्ट में जाकर उसका स्टाइल चेंज करते हैं ना, उसमें इसका यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, आप फॉन्ट स्टाइल वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किसी की जो पर्टिकुलर फॉन्ट है वो कैसे चेंज करना है। हमने इनिशियली एक बार फॉन्ट चेंज करके दिखाया था, बट फॉन्ट फैमिली को हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। देखिए आधी क्लास तो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुकी है ना, सब लोग मैच देख रहे हैं, तो आप भी जाइए थोड़ा सा एंजॉय करिए, कल एक्सरसाइज करके आइएगा, और उसके बाद कल क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।